Hello students, a very good morning to all of you. Hello my dear lovely students, a very good morning to all of you. Learners, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? फटाफट से एक बार बता दीजिए whether the audio and video is clear or not. एक बार से सभी लोग बता देंगे whether the audio and video is clear or not. ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम अपने सेशन को शुरू करते हैं. ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम अपने सेशन को शुरू करते हैं. चलिए सब ठीक है, मेरे साइड से तो सब ठीक है. फटाफट जबरदस्त तरीके से, मस्त तरीके से जो है. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग? सो लेट्स क्रैक गेट ईएसई विद इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी. आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अनअकैडमी पर, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म है. सो यू कैन क्रैक गेट. हाँ जी, यस, शुरू करते हैं. सो यू कैन क्रैक गेट, यू कैन क्रैक ईएसई विद इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी. अनअकैडमी का प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर यू विल गेट एन एक्सेस टू अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स. अगर हम बात करें तो दिस इज ऑल अबाउट मी. मेरा नाम है मोहम्मद एहतिशाम सिद्दीकी. आई एम एलुमनी ऑफ जेएमआई न्यू दिल्ली, 4 times गेट क्वालिफाइड, 3.5 to 4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन गेट एंड ईएसई. गेट एंड ईएसई में 3.5-4 साल का एक्सपीरियंस है. उससे पहले मैं आईआईटी जेई और नीट में फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता था, तो लगभग 8-9 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है. 10,000 से ज्यादा बच्चों को मैं गेट और ईएसई में पढ़ा चुका हूं. अब तक ऐसे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है जिन्होंने अलग अलग एग्जामिनेशंस में AIR रैंक 1 हासिल करी है. जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सर्वेइंग, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, और in the new session RCC and steel. These are the subjects which I am gonna to teach on the Unacademy learning app and Unacademy's YouTube channel. अगर आप Unacademy के प्लस सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं, जहां पर आप टॉपर्स की मदद से पढ़ते हैं, तो आपको उसमें डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं. लाइव क्लासेस छूट जाती हैं तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं. लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस मिलते हैं, आपको स्ट्रक्चरल कोर्सेज मिलते हैं. अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल की कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पर्सनल कोच. आपको एक पर्सनल कोच असाइन किया जाता है, आपकी स्टडी को ट्रैक किया जाता है, साथ ही साथ आपको अनअकैडमी की बेस्ट टीम के द्वारा बनाया गया क्वालिटी स्टडी मटेरियल भी मिलता है. मेंस की क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस होती है और सारे के सारे बेनिफिट्स प्लस के तो आपको मिलते ही हैं. ये सारे टॉप एजुकेटर्स हैं जिनकी मदद से आप पढ़ते हैं. अगर आप अनअकैडमी का प्लस प्लान लेते हैं तो 1 मंथ की फीस है 5500, 3 मंथ की है 13,750, 6 मंथ की है बेटा 24,750, 1 साल की 30,250, डेढ़ साल की आपकी 38,500 रुपए और आपकी 2 साल की 44,000. लेकिन आपको इतनी फीस देनी नहीं है. आपको क्या करना है, आपको मेरा कोड यूज करना है ES001. जैसे ही आप रेफरल कोड यूज करेंगे वैसे ही आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. मतलब जो फीस 44,000 की थी वो बेटा 39,600 रुपीज की हो जाएगी. तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा. इसी तरीके से अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इफ यू वांट टू टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन केवल 2 ही प्लान्स में अवेलेबल है, या तो 1 साल में या फिर 2 साल में. इट इज अवेलेबल ओनली इन 2 प्लान्स, whether it is available in 1 year or it is whether available in the 2 year. तो 2 ही प्लान्स में आपका अवेलेबल है, 1 ईयर और 2 ईयर. अगर 1 साल की फीस देखें तो आइकॉनिक के 1 साल की फीस है 50,250 रुपए और 2 साल की फीस है 74,000 रुपीज. लेकिन अगेन आपको इतनी फीस देनी नहीं है. आपको मेरा कोड यूज करना है ES001. जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे वैसे ही आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. जो फीस 50,250 की थी वो 45,225 की हो जाएगी. जो फीस 74,000 की थी वो 66,600 रुपीज की हो जाएगी. आप चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन लें, दोनों में आपको बेनिफिट हो जाएगा. अगर आपको कोई डाउट है सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग तो आप मुझे सिविल बाई सिद्दीकी सर के चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं. आपका कोई दोस्त, आपका कोई भाई, आपका कोई बहन, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई पड़ोसी गेट ESC की तैयारी कर रहा है, SSC की तैयारी कर रहा है, RRB की तैयारी कर रहा है, APPSC, MPSC, MPPSC, GRE, IIT, JEE, नीट, कैट, CA, बैंक, UPPSC, सिविल सर्विसेज, नेट, क्लैट, आइलेट्स, इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आपका कोई भी रिलेटिव अगर तैयारी कर रहा है या दोस्त तैयारी कर रहा है और उसको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड उसे बता दीजिएगा ES001.
1, उसको 10% का फॉरेन डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको इस सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग, पढ़ाई के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो बेटा सिविल बाय सिद्दीकी सर टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे, अनअकैडमी एहतिशाम सिद्दीकी के नाम से एक चैनल मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं आगे। अपना मेगा मैराथन शुरू कर रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, जिसका आज हम पहला पार्ट करेंगे। मेगा मैराथन है, आराम से करेंगे, कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेनी क्वेश्चंस विल बी सॉल्व टुडे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मेगा मैराथन ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अगर आपको कोई भी डाउट आए क्लास के दौरान तो आप क्लास में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप फ्रैंकली पूछ सकते हैं, कोई भी आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं फिर अपना लेक्चर, शुरू करते हैं अपना मेगा मैराथन, जो बेटा दोपहर तक चलेगा हमारा मैराथन। इसलिए बेटा आराम से पेशेंटली क्वेश्चंस को करिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए, कॉपी पेन निकाल कर ही हम सवाल करेंगे। अगर आप बिना कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में चीजें लंबे समय तक रिटेन्ड नहीं हो पाएंगी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द मेगा मैराथन। हेलो प्रतीक कापले, कैसे हैं आप? द ट्रीटमेंट यूनिट्स आर डिजाइन फॉर, जो हमारी ट्रीटमेंट्स यूनिट्स हैं उनको हम किसके लिए डिजाइन करते हैं? ट्रीटमेंट यूनिट्स को हम डिजाइन करते हैं बेटा मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। वी ऑलवेज डिजाइन द ट्रीटमेंट यूनिट फॉर एमडीडी, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए हम लोग ट्रीटमेंट यूनिट का डिजाइन करते हैं। एक और सवाल आता है इससे रिलेटेड कि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको किसके लिए डिजाइन करते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी सुन लीजिए, और बेटा ट्रीटमेंट यूनिट का ये तो सवाल हो गया कि ट्रीटमेंट यूनिट को हम डिजाइन करते हैं बेटा मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम डिजाइन करते हैं बेटा टोटल डिमांड के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को किस लिए डिजाइन करते हैं? हम लोग बेटा टोटल डिमांड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूज करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो टोटल डिमांड होती है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो टोटल डिमांड होती है बेटा, टोटल डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं। और टोटल डिमांड क्या होती है? टोटल डिमांड दो चीजों का आपका मैक्सिमम होती है। एक होती है मैक्सिमम आवरली डिमांड, और दूसरी होती है मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड को कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट या कॉन्सिडेंट डिमांड भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर पूछा गया था ट्रीटमेंट यूनिट्स के बारे में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था concentration of OH minus ion in the water sample is measured as 17 milligram per liter at 25 degree Celsius. What is the pH of the water sample? सब लोग सॉल्व करिए। हमारी जो नेक्स्ट स्पेशल क्लास होगी वो 4 बजे होगी। जो भी मेरे नए स्टूडेंट्स हैं वो बेटा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं। तो आपको पीएच निकालना है, तो आपको OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है, तो आपको पता है बेटा, आपको पता है पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है। ये आपको पता है पीएच प्लस POH 14 होता है। तो अगर आप कहीं से POH निकाल लें तो पीएच मिल जाएगा। POH क्यों निकालेंगे? क्योंकि OH माइनस आयन की आपको कंसंट्रेशन दे रखी है। आपको OH माइनस आयन की जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो दे रखी है 17 मिलीग्राम पर लीटर। कितनी दे रखी है? लेकिन जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आइन कंसंट्रेशन, या फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं POH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस आइन कंसंट्रेशन। दोनों ही केस में जो ये कंसंट्रेशन होती है वो मोल्स पर लीटर में होती है, उसके मोल्स पर लीटर में होती है, लेकिन यहां दे रखी है वेट पर यूनिट लीटर। तो यानी आपको जो OH माइनस आइन का वेट दे रखा है, तो आपको अगर मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स कन्वर्ट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं 17 मिलीग्राम में, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 17 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि बेटा नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है बेटा? 17 ही होता है, ऑक्सीजन का 16। तो ये मोल्स आ गए आपके, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स जो आ गए वो 10 टू द पावर -3 आ गए। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में कितनी हो जाएगी? कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में कितनी हो जाएगी? 10 टू द पावर -3 मोल्स पर लीटर। तो आपको कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में आ गई 10 टू द पावर -3। तो जब ये आ गई तो आप निकाल लेंगे POH। तो POH कैसे निकालेंगे? POH इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 टू द पावर -3
है ना, ये निकाल लेंगे। -3 लॉग की प्रॉपर्टी नीचे आ जाएगा, तो यहां से POH की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी +3। द वैल्यू ऑफ POH इज इक्वल टू +3। जब आप POH को रखेंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको pH की वैल्यू कितनी मिल जाएगी। यहां पर जब आप इसको रखेंगे, यहां पर जाके सब्सटीट्यूट करेंगे, तो pH की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, pH की वैल्यू आपको 11 मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं क्या? तो याद रखिएगा बच्चे, यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बच्चे यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं कि भाई साहब आपको pH की इक्वेशन में जो आपकी कंसंट्रेशन रखनी है वो मिलीग्राम पर लीटर में रखनी है, ग्राम पर लीटर में रखनी है, किस में रखनी है। याद रखना कंसंट्रेशन रखते हैं मोल्स पर लीटर में। कमापति पवन कुमार, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। दीपक मगारी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग दीपक। ओके, pH इज 11, ओके, राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ लें। टेल द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, तीसरा क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। तीसरा क्वेश्चन है द इफेक्टिव साइज ES ऑफ सैंड एंड इट्स यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट US आर द यूजुअल स्पेसिफाइड पैरामीटर्स फॉर द सैंड फिल्टर्स इन द स्लो सैंड फिल्टर्स एज कंपेयर टू द रैपिड सैंड फिल्टर्स। बताइए। तो दो तरीके के फिल्टर्स होते हैं, एक्चुअली तो दो तरीके के फिल्टर्स होते हैं, है ना। एक होता है ग्रेविटी फिल्टर्स और एक होता है प्रेशर फिल्टर्स। और ग्रेविटी फिल्टर्स भी दो तरीके के होते हैं। ग्रेविटी फिल्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। दो तरीके के ग्रेविटी फिल्टर्स होते हैं बेटा, अगर आपको याद हो। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक ग्रेविटी फिल्टर होता है आपका स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर, है ना, SSF, और दूसरा ग्रेविटी फिल्टर होता है आपका रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर। दो तरीके के होते हैं। स्लो सैंड फिल्टर में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बड़ी स्लो होती है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन स्लो सैंड फिल्टर में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आपकी क्या होती है, लेस होती है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन लेस क्यों होती है, क्योंकि उसमें वाइड छोटे छोटे होते हैं, है ना, सॉइल वेल ग्रेडेड यूज करते हैं। और रैपिड सैंड फिल्टर में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन बेटा इसमें क्वालिटी ऑफ वाटर कैसा मिलता है, वो आपका क्वालिटी ऑफ वाटर स्लो सैंड फिल्टर की तुलना में कम मिलता है। अब ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर पानी के फिल्ट्रेट होने की रेट कम है, पूछ रहा है स्लो सैंड फिल्टर रैपिड सैंड फिल्टर की तुलना में इफेक्टिव साइज और यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। इफेक्टिव साइज होता है D10 और यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट होता है बेटा D60 डिवाइडेड बाई D10, ये होता है ना। अब सुनो, अगर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बेटा कम है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम का मतलब क्या है कि जिस सैंड से पानी फ्लो कर रहा है उसकी परमेबिलिटी कम है, और उस सैंड की परमेबिलिटी कम होगी जब उस फिल्टर मीडिया की परमेबिलिटी बेटा तभी कम होगी जब वो सॉइल कैसी होगी, वेल ग्रेडेड होगी। और सॉइल वेल ग्रेडेड है, उसका ग्रेड कैसा, उसका पता लगाने के लिए हमने CU बना रखा है। तो बेटा सॉइल वेल ग्रेडेड कब होगी, जब CU की वैल्यू क्या होगी, जब CU की वैल्यू हाई होगी, तब सॉइल होगी आपकी वेल ग्रेडेड, और तभी परमेबिलिटी कम मिलेगी, तभी रेट कम मिलेगा। तो अगर आप स्लो सैंड फिल्टर की बात करें तो स्लो सैंड फिल्टर के लिए आपका CU की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मोर। अगर CU की वैल्यू मोर होगी तो D10 की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। समझ पा रहे हैं। अगर CU की वैल्यू जो है आपकी मोर होगी तो D10 की वैल्यू आपकी लेस। तो स्लो सैंड फिल्टर में यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा होती है और इफेक्टिव साइज की वैल्यू कम होती है। तो इफेक्टिव साइज की वैल्यू कम होती है, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बताया कई सारे बच्चों ने, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। दीपक वेरी राइट आंसर। अनामिका का आंसर बी आ रहा है, गलत। कपिला गुप्ता बी आ रहा है, नहीं। कमावती का आंसर बिल्कुल सही है, कमापति का आंसर बिल्कुल सही है। द राइट आंसर ऑफ दिस, थैंक यू सो मच कपिल गुप्ता, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ए। इस क्वेश्चन को जो सबसे सही आंसर होगा वो क्या होगा, ए। समझ पा रहे हैं क्या? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना बेटा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बच्चे पूछ लेना, अपना नुकसान मत करना। क्लियर? आगे बढ़े क्या? सर वेल ग्रेडेड के लिए CC देखते हैं, यस, वेल ग्रेडेड के लिए CC भी देखते हैं। सी देखो, अगर आपका सैंड है तो वेल ग्रेडेड के लिए CU की वैल्यू बेटा 6 से ज्यादा होनी चाहिए और CC की वैल्यू बेटा 1 से 3 के बीच लाई करनी चाहिए। CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच लाई कर रही है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तब सॉइल वेल ग्रेडेड होगी, अगर नहीं कर रही है सेटिस्फाई तब सॉइल जो है आपकी पुअरली ग्रेडेड होगी। समझ पा रहे हैं क्या? दोनों कंडीशन कपिल गुप्ता से चेक करते हैं तभी जाके ऐसा होता। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़िए। बताइए, यह भी बड़ा प्यारा सवाल है, अक्सर एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स गिव्स द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ ए कम्युनिटी विद अ लिमिटेड एरिया फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन? बताइए।
सुबोध कुमार बी बता रहे हैं, कमापति बी बता रहे हैं, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। तो सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड गिव्स द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ ए कम्युनिटी विद द लिमिटेड एरिया ऑफ फ्यूचर एक्सपेंशन। समझो कि अगर एरिया आपका लिमिटेड है, एरिया अगर लिमिटेड है मतलब एक्सपेंशन हो नहीं सकता। ये कब होगा पॉसिबल? एरिया लिमिटेड किसी कम्युनिटी का तभी होगा जब वो कम्युनिटी पुरानी होगी, जब वो सिटी क्या होगी, पुरानी होगी। तभी तो वहां पर एरिया अवेलेबल क्या है, कम होगा। जो भी एक्सपेंशन होना था वो हो चुका होगा, समझ पा रहे हैं? जो भी डेवलपमेंट होना था वो हो चुका है। अब फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए जो एरिया बचा है वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। तो जब एरिया लिमिटेड है तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे एरिया जिसमें आपका एरिया ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, ऐसे डेवलप्ड एरिया का, ओल्ड सिटी का अगर आपको पॉपुलेशन निकालना है तो वो पॉपुलेशन हम निकालते हैं बेटा किसके द्वारा? अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड के द्वारा। क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड बाकी सारे मेथड्स की तुलना में सबसे लेस पॉपुलेशन फोरकास्ट करके देता है। ध्यान सुनिएगा, अरिथमेटिक मीन मेथड बाकी सारे मेथड की तुलना में सबसे लेस पॉपुलेशन फोरकास्ट करके देता है। और सबसे लेस पॉपुलेशन आपको फोरकास्टेड तभी मिलेगी जब वो सिटी आपकी डेवलप्ड होगी, जब उसमें फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए एरिया आपका लिमिटेड होगा। तो ये पूछ रहा है कि एरिया लिमिटेड है तो इसका मतलब वो ओल्ड सिटी है, ओल्ड सिटी है मतलब डेवलप्ड सिटी है, डेवलप्ड सिटी है मतलब उसमें अर्बनाइजेशन सब कुछ हो चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है अरिथमेटिक मीन मेथड लेस पॉपुलेशन फोरकास्ट करके देता है। तो बेटा ऐसी सिटी के लिए कौन से मेथड के द्वारा पॉपुलेशन निकालेंगे? अरिथमेटिक मीन। और अगर कोई न्यू सिटी है, अगर सिटी कैसी है, कोई न्यू सिटी है मतलब सिटी डेवलपिंग है, डेवलपिंग सिटी है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर अभी अर्बनाइजेशन होना बाकी है, वहां पर डेवलपमेंट होना बाकी है। तो ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होगी वो बेटा बहुत तेजी से होगी। जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मिलेगी तो बेटा एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। वो बेटा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन फोरकास्ट करके देता है। और बेटा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको तभी मिलेगी जब आपकी सिटी नई होगी, क्योंकि उसी में एक्सपेंशन होगा। तो बेटा ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड ऐसे सिटीज के लिए यूज किया जाता है जो नई है, जो डेवलपिंग है, जहां पर, और इसी कारण से इससे मिलने वाले रिजल्ट्स आपको सबसे ज्यादा मिलते हैं। क्लियर हो रही बात? तो याद रखेंगे सबसे कम पॉपुलेशन एम, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन फोरकास्ट करके देता है जेम। और बेटा इन दोनों के बीच जो मेथड होता है वो होता है आईआईएम। ये बेटा ओल्ड से तो पॉपुलेशन ज्यादा कैलकुलेट करके देता है और बेटा जीआईएम से आपका कम कैलकुलेट कर देता है, मतलब कहीं ना कहीं दोनों के बीच लाई करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक मीन मेथड। तो एक क्वेश्चन से आपने कितने सारे सवाल सीख लिए, ओल्ड सिटी, न्यू सिटी, इनका सवाल आएगा तो आई होप आप कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। कपिल गुप्ता लिख दिया बेटा, इन आईआईएम की कंडीशन में लिख दी इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से पॉपुलेशन बेटा आपकी एआईएम से ज्यादा मिलती है और जीआईएम से कम मिलती है। समझ आ रही है बात? तो अगर आपका okay, I will explain. Okay, I will explain in English also. Kamapati, I am telling that arithmetic increase method is given the population for the old city or the developed city. Since in the developed city the future expansion will be less, so the less population will be forecasted by the arithmetic increase method. But in the geometrical increase method is used for the newly populated cities that the urbanization is going on, population is increasing. So JIM method is used to forecast the high population because it is used for newly populated cities. But IIM method, incremental increase method, is the intermediate method which forecasts the population more than the arithmetic increase method and less than the geometrical increase method. Okay, I hope you understand. So here he is saying that the community having a limited area for future expansion. What does it means? That the community is already developed, the community is already old, hence to forecast the population of such community we will use the arithmetic increase method. Okay, so moving forward to the question number 5. I hope Kamavati you understand the question. I hope Kamavati you have cleared your concepts. Next question. We are trying to, हम यहां पर जो कवर करने वाले हैं, we are trying to cover all the concepts related to one question. That's why it is called as mega marathon. Very good. Excellent. Okay, excellent.
which of the following components of the nitrogen when in excess amount water contributes to the illness called as infect methemoglobinemia. So there are 4 forms in which the nitrogen is present in the water. The first form is called as free ammonia. The nitrogen can be available in the water as free ammonia. How is free ammonia is produced? When the nitrogen reacts with water, then the free ammonia is produced. Now free ammonia will react with the organic matter present in the water and it form the organic ammonia. Which is also called as albuminoid nitrogen. Now this organic ammonia will decompose, will oxidize, and it will form nitrates. Nitrates are the most unstable form and they are highly reactive. So if the nitrites are present, so if nitrites are the most unstable form and they are highly reactive, so if the nitrites are present even in the lowest amount, then they are harmful for the human activity. Now this nitrites will oxidize and they form nitrates. So this, if a free ammonia is present in the water, it indicates the recent pollution. It means that the nitrogen is recently added. But if the water consists of a nitrogen in the form of nitrates, it indicates the past pollution, that the nitrogen have entered in the water past ago. Nitrogen has entered in the water, then it converted into organic ammonia, then it converted into nitrates, and nitrites, then it converted into nitrates. So nitrates indicates the past pollution and free ammonia indicates the recent pollution. Nitrites are the most harmful components. Nitrites are the more harmful components for the human activity. So its permissible limit is 0. But nitrates are stable. If the water consists of nitrates, then the nitrate does not affect the adults or the normal people. Nitrates कभी भी बेटा normal human being को affect नहीं करते हैं. लेकिन अगर nitrates की percentage, nitrates का amount, अगर if the percentage or the amount of nitrates is greater than 45 मिलीग्राम पर लीटर, अगर इसका अमाउंट 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा होता है, पानी के अंदर नाइट्रेट्स अगर 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा होती है, if the amount of nitrates in the water is more than 45 मिलीग्राम पर लीटर, तब होता क्या है, ऐसा पानी जब हम इन्फेंट्स को पिलाते हैं, तो उसकी बॉडी बेटा ब्लू पड़ने लगती है और उसको एक बीमारी होने लगती है, that is called as blue baby syndrome or methemoglobinemia. So if the amount of nitrates is greater than 45 milligram per liter, and that water is intake by a baby having an age of less than 6 months, then the body of that baby will starts converting and appearing as a blue color, and this syndrome is called as blue baby syndrome, and it is also called as methemoglobinemia. Okay, methemoglobinemia or blue baby syndrome. So right answer of this question would be nitrates. So I hope you understand all the concept related to the free ammonia. Very good Pushkar Kumar, very good Khurshid Alam, very good Kamabati. Permissible limit is less than 45 milligram per liter. Very good. Question number 6. Okay, if I ask about, everyone will tell, सब लोग बताएंगे what is the permissible limit of nitrites. What is the permissible limits of nitrites? सब लोग बताएंगे what is the permissible limits of nitrites. फटाफट से बताइए what is the permissible limits of nitrites. Nitrites की permissible limit पानी में कितनी होती है? What is the value of permissible limits of nitrites in the water? फटाफट से सब लोग बताएंगे what is the value of nitrites in the permissible value of nitrites in the water. Tell me the permissible limit of nitrites in the water. Tell me the permissible limits of the nitrites in the water. फटाफट से सब लोग बताएंगे what is the permissible limits of the nitrites in the water. Tell me the answer of permissible limits of the nitrites in the water. So very good. बहुत सारे बच्चों ने बताया nitrites, the permissible limits of nitrites in the water is 0, nil. सर जो बच्चों में
नील पड़ जाता है वो उसका, अरे जो बच्चों में नील पड़ जाता है वो इसका ही रीजन है। यस कपिल गुप्ता, जो बच्चे नीले पड़ जाते हैं, जो बच्चे जिसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, वो बेटा इसी का यही कारण है, पानी के अंदर नाइट्रेट्स होते हैं। पानी के अंदर नाइट्रेट्स की कंसंट्रेशन जब 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा होती है तब बेटा नीले पड़ जाते हैं। नो लिमिट, they are at an intermediate state of conversion, they are highly reactive and form stable. Very good. Nitrites are highly reactive and unstable. Okay, moving forward to the question number 6. Moving forward to the question number 6, tell the answer of question number 6. इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सब लोग बताएंगे फटाफट से। कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज द वाटर रिक्वायरमेंट इन किलोलीटर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी हाई। पेपर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री को पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है अपने प्रोडक्शन के लिए? विच इंडस्ट्री रिक्वायर्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर देयर production? So many students is saying paper industry. Anamika is saying paper industry. Okay, yes, paper industry is the right answer. Paper and pulp industry. Paper and pulp industry. Paper and pulp industry requires highest amount of water. Paper and pulp industry requires highest amount of water, around 200 to 400 LPCD. Paper and pulp industry require highest amount of water, around 200 to 400 LPCD. And if I ask about which industry requires least amount of water, which industry requires the least amount of water, then the industry comes out to be sugar industry. The sugar industry, and one more industry which requires least amount of water is the petroleum and refineries industry. Petroleum refineries and sugar industry requires least amount of water, and highest amount of water is required by the paper and pulp industry. Very good. No, Kapil Gupta, the least amount of water is required by the sugar and petroleum sugar industries and petroleum refineries के द्वारा मिलता है। ओके, लीस्ट याद रखिएगा, लीस्ट मिलता है शुगर और पेट्रोलियम रिफाइनरीज, और मैक्सिमम मिलता है आपका पेपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। टेल द आंसर। You can join my Telegram group Civil by Siddiqui sir for more info. Okay, so tell the answer of this question. इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर containing 20% available chlorine needed to chlorinate a rural water supply covering a population of 10,000 at 50 LPCD at a rate of 2 ppm is. Okay, tell me. 7th का बी बता रहे हैं। देखिए कह रहा आपको कितने ब्लीचिंग पाउडर की रिक्वायरमेंट होगी, हाउ मच ब्लीचिंग पाउडर इज रिक्वायर्ड in which 20% is chlorine. So if I ask about the total chlorine required, so total chlorine required will be that the rate is 50 LPCD. The rate is 50 LPCD. So the requirement will be क्या हो जाएगी, आप population से multiply कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 50 into 10,000 और लीटर्स पर डे। अगर हम क्लोरीन रिक्वायर्ड केजी ऑफ क्लोरीन निकालें, केजी ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड, तो बेटा क्लोरीन 1 लीटर में चाहिए 2 ppm, तो कितना केजी चाहिए, तो 1 लीटर में आपको 2 ppm चाहिए और आपको पानी चाहिए इतना लीटर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 into 10 to the power -6 kg पर लीटर मल्टीप्लाइड बाई 50 into 10,000 लीटर्स पर डे। तो बेटा लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आप जब सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 और 5 और ये 6, ये आ जाएगी वैल्यू आपकी। ये केजी आपको जो क्लोरीन रिक्वायर्ड है वो केवल 1 केजी चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं बताना, वी डोंट हैव टू टेल हाउ मच केजी ऑफ क्लोरीन इज रिक्वायर्ड, हमें बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर कितना चाहिए। तो आपको दे रखा है एज
आपको क्वेश्चन में दे रखा है बेटा कि भाई साहब 1 kg ऑफ ब्लीचिंग पाउडर 1 kg ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज इक्वल टू 0.2 kg ऑफ क्लोरीन 0.2 kg ऑफ क्लोरीन. सो भाई साहब 1 kg ऑफ क्लोरीन, क्योंकि हमें क्लोरीन कितना चाहिए 1 kg. सो 1 kg ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू कितना ब्लीचिंग पाउडर चाहिए होगा 1/0.2 kg ऑफ 2 kg ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. और ये ब्लीचिंग पाउडर कितना आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू 5 kg ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. तो हमें जो ब्लीचिंग पाउडर चाहिए होगा वो कितना चाहिए होगा 5 kg चाहिए होगा. बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर बताया. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 5 kg. वेरी गुड कमापति, वेरी गुड पुष्कर कुमार, वेरी गुड अनामिका, वेरी गुड, very good, very good, very excellent performance. Okay, next question. This is the 8th question. Tell the answer of question number 8. Tell me the answer of question number 8. So what is question number 8? जरा देखिए. If 70 milligram per liter is the concentration of solid present in the turbid water treating 2 mld of water, then the amount of dry solids which are deposited in the tank per day with 70% efficiency, removal efficiency of the sedimentation tank. So आपके जो solids available हैं वो 1 लीटर में 70 मिलीग्राम है. The amount of solids, suspended solids available in 1 liter is 70 मिलीग्राम. और जो टोटल पानी आप ट्रीट कर रहे हैं वो 2 मिलियन लीटर्स पर डे ट्रीट कर रहे हैं. तो अगर मैं टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स निकालूं इस 2 मिलीग्राम 2 मिलियन लीटर्स में, इफ आई ट्राई टू फाइंड द टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स इन 2 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर, देन हाउ विल इट डिटरमाइन? In 1 liter the solids are 70 gram, so in 2 million liters the solids will be obtained by multiplying it. So total suspended solids will be equal to कितना हो जाएगा? That will be equal to 70 milligram per liter multiplied by 2 into 10 to the power 6 liters per day. Okay, liter will be cancelled by this, so you can multiply like 70 into 10 to the power minus 6 kg, 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6 kg multiplied by 2 multiplied by 10 to the power 6 or per day. Okay, so 10 to the power 6 cancel by this, so suspended solid concentration would be equal to 140 kg per day. Suspended solid concentration would be 140 kg per day. कितना आ जाएगा? तो ये total solids available है. These are the total solids available. Now he is saying that calculate the amount of dry solids which are deposited. और जो solid deposit हो जाते हैं वो remove हो जाते हैं, तो वो ही निकाल लें. तो आपको पता है removal efficiency is equal to total solids. Removal efficiency is equal to total solids removed or deposited. Total solids removed or deposited divided by total suspended solids available. Total suspended solids available. So total suspended solids are 140. So total solids removed and efficiency is 70%. So total solids removed will be equal to 70%, 0.70 multiplied by total available solids is 140. On solving it, you will get 98 kg per day. You will get 98 kg per day are the solids which get deposited. तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि भाई साहब जब आपकी रिमूवल एफिशिएंसी 70% थी तब कितने सॉलिड सस्पेंडेड स्टेट में रह गए? यस और नो? यहां तो हमने निकाला कितने सॉलिड्स रिमूव हो गए, बट एग्जाम में ही कैन ऑल्सो आस्क that how much amount of solids are still in suspension. So the total amount of solid is 140. The 98 kg is removed. So what does it mean? That 42 kg of solids per day is remaining or in the suspended form of the water. The right answer of this question would be 96 kg. Very good, excellent performance, my dear students. You have done the excellent performance. The right answer of question number 8 is B. Very good. Kamapati, right answer. Anamika, wrong answer. Okay. Chaliye, moving forward to the 9th question. Tell the answer of question number 9.
Next question. Next question is, which one of the following factors have a maximum effect on the per capita demand of a water supply of a town? So there are many factors which affect the per capita demand. Suppose the first factor is method of charging of consumption. If the method of charging is more, if you charge a higher amount to the consumer, then the amount of consumption of water will be less. अगर आप लोगों से पैसा ज्यादा लेंगे पानी खर्च करने का, तो लोग पानी कम खर्च करेंगे. अगर आप अच्छी क्वालिटी का पानी देंगे तो लोग उससे बर्तन भी धोएंगे, कपड़े भी धोएंगे. तो बेटा अच्छी क्वालिटी का पानी अगर आप देंगे तो यूसेज बढ़ेगा, मतलब पर कैपिटा डिमांड भी बढ़ेगी. सिस्टम ऑफ सप्लाई, अगर आप कॉन्टिन्यूअस सिस्टम देंगे तो लीकेजेस लॉसेस होंगे, थ्रेफ्ट लॉसेस खूब होंगे. लेकिन अगर इंटरमीडिएट, तो आपका डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी. इंटरमीडिएट सिस्टम अगर आप करेंगे तो बेटा आपकी डिमांड कम होगी. इंडस्ट्रीज कहीं किसी टाउन में आ जाएगी तो डिमांड और बढ़ जाएगी. तो यहां पर जो सवाल आता है वो सवाल ये है कि सारे फैक्टर्स पर कैपिटा डिमांड को अफेक्ट करते हैं. ऑल द फैक्टर्स अफेक्ट द पर कैपिटा डिमांड, बट व्हाट इज that factor which affects the maximum demand, which affect the maximum per capita demand of any town? So all the factors will affect the per capita demand. There is only one factor which affect the per capita demand to a higher degree, and that is industrial demand. That is called as industrial. Suppose there is a town and that town doesn't consist of industry, and there is a town which consists of industry. So the town which consists, both the town have equal population, both the town have the same standard living, both the town have same system of supply, both the town had same charging methods, both the town has same quality of water, but the town which have a industry have a higher water consumption, have a higher per capita demand as compared to the town which consists of a no industry. So the right answer of this question would not C or D. There is one option. So right answer, you choose the most appropriate, that what is the factor which affect the water demand to a higher amount, higher effect of water demand is only due to the construction of the industry. So the right answer of question number 9 would be D. Okay, I hope you understand. No, Khurshid, B is wrong. Vedai is right answer. Roman being C is wrong. Kapil Gupta, 9th ka A is wrong. Pushkar Kumar is wrong. Kamavati, C is wrong. The right answer is industrial demand. If you construct any industry in any location, the water demand of that location drastically will get increased. Okay? Do you got the answer? Do you got the answer nicely or not? Yeah, still you have some doubt. Just comment whether you are satisfied with the explanation or you need certain more explanations. Yeah, you understand the concept. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10th. क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर बताइए. ओके, खुर्शीद आलम कह रहे हैं इनमें से सर सबसे मिनिमम इफेक्ट किसका पड़ेगा? इसमें से सबसे मिनिमम इफेक्ट मेरे हिसाब से जो पड़ना चाहिए वो पड़ना चाहिए बेटा क्वालिटी ऑफ वाटर का. अगर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट देखें तो मेथड ऑफ चार्जिंग का तो बहुत प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि लोग डर जाते हैं. क्वालिटी अगर आप गड़बड़ कर देंगे उसका भी. तो अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट देखें हम, तो मेथड ऑफ चार्जिंग का प्रभाव थोड़ा सा कम पड़ सकता है एज कंपेयर टू, या क्वालिटी भी पड़ सकता है. इसमें पूरा मिनिमम अगर आप देखेंगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं चूज कर पाएंगे, क्योंकि आपकी डिमांड बेटा डिपेंड करेगी नेचर ऑफ लोगों के ऊपर. तो मिनिमम पर मैं कमेंट नहीं करूंगा इस क्वेश्चन में. अगर और भी ऑप्शंस होते तब जाके मैं कमेंट कर सकता था. चलिए क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर बताइए. कह रहा है प्रेशर रिलीफ वाल्व इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट. देखिए एक वाल्व होता है, जैसे सपोज दिस इज ए पाइपलाइन. मान लीजिए ये कोई एक पाइपलाइन है. सपोज दिस इज ए पाइपलाइन, ये कोई पाइपलाइन है फॉर एग्जांपल, एंड द वाटर इज फ्लोइंग इन दैट पाइपलाइन. पानी इसके अंदर फ्लो कर रहा है, एक प्रेशर पर पानी फ्लो कर रहा है, द वाटर इज फ्लोइंग. अब होता क्या है, ध्यान सुनिएगा, होता क्या है ना, सडनली अगर कहीं पर वाल्व बंद कर दिया, तो अगर बेटा पानी फ्लो कर रहा है तो यहां पर एक वाल्व होता है, इस तरीके से एक वाल्व होता है.
है ना, इस वॉल्व को एक प्रेशर के लिए हम लोग लगाते हैं, इस तरीके से वॉल्व कनेक्टेड होता है। तो इस पर हम एक इसको हम एक फिक्स्ड प्रेशर पर फिक्स कर देते हैं। तो एक आपका फिक्स प्रेशर पर जब आप इसको फिक्स कर देंगे तब बेटा इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन जब जिस पाइप के अंदर जैसे ही एकदम से प्रेशर बढ़ेगा ना, ये वॉल्व एकदम क्या होता है, ये वॉल्व एकदम खुलता है और इस एक्स्ट्रा प्रेशर को रिलीज कर देता है। एकदम खुलेगा, जैसे ही एक परमिसिबल प्रेशर से ऊपर वैल्यू जाएगी, ये वॉल्व एकदम खुलता है और एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। जैसे एकदम वाटर हैमर के कारण प्रेशर आया, तो अगर वाटर हैमर के कारण प्रेशर आएगा तो ये पाइप बस्ट कर सकता है। तो होगा क्या कि भाई साहब ये प्रेशर रिलीफ वॉल्व क्या करता है, इसको हम एक फिक्स्ड प्रेशर के लिए हमको फिक्स कर देते हैं। जब तक इतना प्रेशर रहेगा, इससे कम रहेगा, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही प्रेशर एक सेफ लिमिट से ऊपर जाएगा, वैसे ये वॉल्व खुल जाएगा और एक्स्ट्रा प्रेशर को ये क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो इसी को बोलते हैं प्रेशर रिलीफ वॉल्व। तो प्रेशर रिलीफ वॉल्व क्या करता है, द वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द सक्शन पाइप, नहीं, इसके लिए नहीं होता ये। द फ्लो बैक फ्लो व्हेन द पंप इज स्टॉप, इसके लिए भी नहीं होता। प्रेशर रिलीफ वॉल्व किसको प्रिवेंट करता है, जो बेटा पाइप में जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, उस प्रेशर के इंक्रीज होने को इंक्रीज होने को प्रिवेंट करता है, जब वो प्रेशर एक सेफ लिमिट से ऊपर चला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10th का सी। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा बेटा, ऑल ऑफ द अबव कैसे हो जाएगा, प्रेशर रिलीफ वॉल्व का काम है प्रेशर को रिलीव करना। जब प्रेशर एक परमिसिबल या सेफ लिमिट को अचीव कर ले, उससे ज्यादा अचीव कर ले, तो उसको क्या करना, उसको रिलीज करना। यस, यूपीपीसीएल के लिए फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना सेशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं अर्थक्वेक इंजीनियरिंग और पार्ट सीपीएम आपको पढ़ाऊंगा। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग और मैं पार्ट सीपीएम आपको पढ़ाऊंगा यूपीपीसीएल के लिए। टेंशन मत करिए, ओके, टेंशन मत लीजिए। और ये सारे क्वेश्चन यूपीपीसीएल में भी आ सकते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, ये यूपीपीसीएल में भी आ सकते हैं। ये जो सेशन है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए है, एसएससी के लिए है, एमपी के एग्जामिनेशन के लिए है, राजस्थान के जेई के एग्जामिनेशन के लिए, जितने भी छोटे छोटे एग्जामिनेशंस होते हैं जिनकी वैल्यू आज बहुत ज्यादा है ना। तो बेटा गेट अभी दूर है, गेट के लिए अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पढ़ा रहा हूं। जो भी बच्चे जो जल्दी जॉब पाना चाहते हैं, छोटी मोटी जॉब्स करके, जेई की एई की जॉब्स करके, उनके लिए कम मेहनत में आप कैसे जॉब पा सकते हैं, उनके लिए मैं सेशंस कर रहा हूं ये, ठीक है। चलिए, थर्ड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर बताइए सब लोग। ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं करी, वो फटाफट से वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सिद्दीकी सर अब आप यहीं पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल हार्डनेस एंड द एल्किनिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ ए वाटर, ये इतना एवरग्रीन क्वेश्चन है ना, इट इज द एवरग्रीन क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में टपक जाता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जाओ ना, तो ऐसा सवाल आपको जरूर मिलेगा। तो इसलिए आज सीख लेंगे ऐसे सवाल करना, और अगर इस तरीके के सवाल करना आप सीख गए तो कभी भी आप मात नहीं खाएंगे। तो द टोटल हार्डनेस एंड द एल्किनिटी ऑफ वाटर सैंपल ऑफ 300 and 100 milligram per liter on CaCO3 scale, then its carbonate and non-carbonate hardness in milligram per liter will be। कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगी। तो देखो, आपको टोटल हार्डनेस दे रखी है, टोटल हार्डनेस की वैल्यू आपको दे रखी है 300 मिलीग्राम पर लीटर, और बेटा आपको एल्किनिटी दे रखी है कितनी, 100 मिलीग्राम पर लीटर। तो जब भी आपको ये डेटा दे रखा हो और आपसे कार्बोनेट हार्डनेस पूछे, तो याद रखना टोटल हार्डनेस किस किस का समेशन होती है, कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो अगर कार्बोनेट हार्डनेस निकालनी है तो कार्बोनेट हार्डनेस होती है दैट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड एल्किनिटी। तो टोटल हार्डनेस है आपकी 300 और एल्किनिटी बेटा कितनी है, एल्किनिटी आपकी 100 है। तो इन दोनों में मिनिमम कितना है बेटा, मिनिमम आपका 100। तो बेटा आपकी कार्बोनेट हार्डनेस कितनी हो जाएगी, सो आपकी कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगी 100, कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगी आपकी 100 मिलीग्राम पर लीटर। तो टोटल हार्डनेस 300 थी, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितनी हो जाएगी, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगी 300 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर लीटर। तो कार्बोनेट हार्डनेस हो गई आपकी बेटा 100 और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हो गई 200। तो 11th का आंसर हो जाएगा आपका ए। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 विल बी ए। वेरी गुड, इंप्रेसिव। पुष्कर ने सही आंसर बताया, कमावती ने सही आंसर बताया, वेरी गुड।
Moving forward to the question number 12. Question number 12 का आंसर बताइए. Tell me the answer of question number 12. The electrical conductivity EC of water and total dissolved solids are interrelated. The value of electrical conductivity will be decreases with increase in TDS, increases with increase in TDS, decreases initially and then increase with increase in TDS, increase initially and then decrease with increase in TDS. So just you remember that the electrical conductivity, as we know, the electrical conductivity at 25 degrees Celsius, the electrical conductivity at 25 degrees Celsius in micromoho per centimeter multiplied by 0.65 will be equal to, always remember this formula, कि जब हम 25 डिग्री सेल्सियस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसकी यूनिट माइक्रोमहो पर सेंटीमीटर को 0.65 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स मिलते हैं इन द यूनिट ऑफ मिलीग्राम पर लीटर. किस यूनिट में मिलते हैं? टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स हमें मिलते हैं मिलीग्राम पर लीटर में. तो यहां से आपको साफ दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स. जितने टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स ज्यादा होंगे, पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी. तो 12th का आंसर हो जाएगा आपका बी. देखते हैं बेटा कितने बच्चों ने सही बताया. वेरी गुड. कमापति ने बिल्कुल सही बताया. वेरी गुड कमापति, यू आर डूइंग वेरी नाइस. Your preparation is going very nice and I'm really impressed with your answers. Okay, moving forward to the question number 13. किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो, if you have any doubt in any question, any silly doubt, any stupid doubt, I say always, many educators or many people say that when the student asks very sort of stupid doubts and they say that I got frustrated with the, I say no doubt is the stupid doubt, no doubt is a silly doubt. Every doubt have a reason and every doubt is genuine. So you can ask any doubt. If you don't ask the doubt, you will never ever get the clarity in the subjects. So always ask your doubt to your educators, and then only you can grow, then only you can learn whatever you are doing in your life. Okay, moving forward to the question number 13. Moving forward to the question number 13. Which one of the following statements related to the testing of water for the municipal use is correctly applicable? इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स आपके सही हैं? पहला स्टेटमेंट, pseudo hardness is due to the presence of fluorides in the water. This statement is absolutely wrong, because pseudo hardness, which is also called as झूठी हार्डनेस, ये बेटा पानी में फ्लोराइड्स के कारण नहीं होती है, ये पानी में बेटा सोडियम की ज्यादा कंसंट्रेशन के कारण होती है. सो इफ द सोडियम कंसंट्रेशन इज हाई इन द वाटर, देन द हार्डनेस कॉज्ड इज कॉल्ड एज pseudo hardness और झूठी हार्डनेस. तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा. फिर आपको पता है जो एल्किनिटी होती है, एल्किनिटी इज ड्यू टू कार्बोनेट एल्किनिटी प्लस बाइकार्बोनेट एल्किनिटी एंड प्लस hydroxide alkalinity. So if I find the bicarbonate alkalinity, so bicarbonate alkalinity will be equal to total alkalinity minus carbonate alkalinity and minus hydroxide alkalinity. But here it is written bicarbonate alkalinity is equal to total alkalinity minus carbonate alkalinity minus hydroxide. It is written in bracket, so this statement will be wrong. Okay, so the statement will be minus of, यहाँ plus होना चाहिए. Okay, hydroxide alkalinity is equal to carbonate alkalinity plus bicarbonate alkalinity. This statement is wrong by using this relation. Now the B statement, when the alkalinity is greater than hardness, as we already know that the total carbonate hardness is equal to minimum of total hardness and alkalinity. So since the alkalinity is greater than total hardness, it means the total hardness is minimum. If alkalinity is more than total hardness, then the total hardness is minimum. If the total hardness is minimum, then the total hardness will be equal to carbonate hardness. Then the total hardness will be equal to carbonate hardness. The right answer of this question would be B. The right answer of question number 13 would be very good. Pseudo hardness is due to the sodium present in the water in excess.
Question number 14. Tell the answer of question number 14. What is the equivalent calcium carbonate concentration of 110 milligram per liter of CaCl2? What is the equivalent calcium carbonate concentration of 110 mg per liter of CaCl2? कह रहा है अगर CaCl2 की कंसेंट्रेशन 110 मिलीग्राम पर लीटर है तो इसको अगर आप CaCO3 की फॉर्म में लिखेंगे तो बताइए कितनी कंसेंट्रेशन होगी। तो देखो एक बात हमेशा याद रखना, या तो मैं पूरा प्रूव कर दूं तब आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देता हूं। किसी भी कंपोनेंट्स की कंसेंट्रेशन को अगर आपको CaCO3 में कन्वर्ट करना है, कोई भी कंपोनेंट हो उसकी कंसेंट्रेशन को मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3 में कन्वर्ट करना है, तो जैसे CaCl2 इन मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। अगर CaCl2 को अगर आपको मिलीग्राम पर लीटर की कंसेंट्रेशन में लिखना है तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला आप याद रख लेना, दैट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ CaCl2। जो CaCl2 की एक्चुअल कंसेंट्रेशन है उसको मिलीग्राम पर लीटर में लिखना है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2 और मल्टीप्लाई कर देना है। किस में कन्वर्ट करना है आपको, CaCl2 को CaCO3 में, तो जिसमें कन्वर्ट करना है उसके यूनिट वेट से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां CaCO3 में कन्वर्ट करना है तो CaCO3 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो CaCl2 की कंसेंट्रेशन कितनी है, द कंसेंट्रेशन ऑफ CaCl2 इज 110 मिलीग्राम पर लीटर। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, कैल्शियम का होता है बेटा 40 और बेटा क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा आपका 71 प्लस 40 111 डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 50, so it will be cancel out by this, so the answer comes out to be 100 milligram. Answer comes out to be 100 milligram per liter. So the concentration of CaCl2 as CaCO3 will comes out to be 100 milligram per liter. 50 milligram per liter नहीं, कमापति गड़बड़ कर दिया आपने, यहां पर इक्विवेलेंट वेट लिखना था। आपने, मुझे पता है क्या दिक्कत करी है, आपने 2 से डिवाइड ही नहीं करा, क्योंकि अगर CaCl2 की कंसेंट्रेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा Ca2 प्लस 2Cl माइनस, तो वैलेंसी कितनी है, 2 है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 100। इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट करके बताइए, अगर आपको कोई डाउट हो तो फटाफट से कमेंट करके बताइए। CaCl2, बेटा CaCl2 will dissociate as Ca2 plus 2Cl minus. So what is the valency? There is a sharing of 2 electrons. In case of CaCl2, there is a sharing of 2 electrons. So valency will be 2 only. So valency will be 2. The answer comes out to be 100. Okay? No, valency is 2. Because when the CaCl2 is obtained, then 2 electron sharing will be occurred. Okay. चलिए, moving forward to the question number 15. Solve the question number 15. फटाफट से सॉल्व करिए और बताइए। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पढ़िए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 2 सैंपल्स ऑफ वाटर A and B have a pH of 4.4 and 6.4 respectively. How many times more acidic is sample A than sample B? सैंपल A सैंपल B की तुलना में कितना एसिडिक है? तो pH ऑफ A आपको दे रखा है, pH ऑफ A को आप क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ log of H plus ion concentration of A. So from here pH is 4.4 is equal to minus of log of
minus of log of H plus ion concentration of A. This is base 10. So the H plus ion concentration is equal to 10 to the power minus 4.4. Similarly, you calculate the H plus ion concentration of the sample B and it will comes out to be 10 to the power minus 6.4. Now we have to find that A वाला जो sample है वो B की तुलना में कितना acidic है. Divide कर दीजिए. H plus ion concentration of A divided by H plus ion concentration of B is equal to 10 to the power minus 4 divided by 10 to the power minus 6. माइनस 6 तो ये ऊपर जाएगा तो आपको मिल जाएगा H प्लस आइन कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ H प्लस आइन कंसंट्रेशन ऑफ B. इसका मतलब जो A है वो बेटा B की तुलना में 100 गुना ज्यादा एसिडिक है. तो ऑप्शन हो जाएगा इसका C. द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 वुड बी C. या वी विल कंपेयर द कंसंट्रेशन बिकॉज जो एसिडिटी होती है वो बेटा H प्लस आइन कंसंट्रेशन के कारण ही तो होती है. तो A में B की तुलना में 100 गुना ज्यादा H प्लस आइन कंसंट्रेशन है तो ऑब्वियस सी बात है एसिडिटी भी क्या होगी 100 गुना ज्यादा होगी. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 16. टेल द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए. All the students, if you are liking the lecture, then subscribe the channel, like the video and share the session with your student. क्योंकि जब आप सेशन को शेयर करते हैं ना तभी आप एजुकेशन के लेवल को इंक्रीज करते हैं. तो सेशन को शेयर मत जो है शेयर करना मत भूला करिए. Which one of the following pollutants are generally not removed in a सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. कह रहा है जब हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर जब बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं तो इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट आपका रिमूव नहीं होता. अगर मैं इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स की बात करूं तो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स लाइक गिल्ट, सिल्ट, सैंड ये इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं और इन इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को हम कहां पे निकाल लेते हैं. एक तरीके का सेडिमेंटेशन टैंक होता है उसके अंदर हम रिमूव कर लेते हैं और उस सेडिमेंटेशन टैंक को बोलते हैं ग्रिड चैम्बर. तो ग्रिड चैम्बर में हम इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव कर लेते हैं. इसी तरीके से अगर हम डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक सॉलिड्स की बात करें तो हम लोग बेटा डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक सॉलिड्स को जो रिमूव करते हैं वो हम रिमूव करते हैं पहले जो हम डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक सॉलिड्स को जब हम रिमूव करते हैं वो हम लोग करते हैं दो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की मदद से. एक तो ट्रिकलिंग फिल्टर की मदद से और दूसरा हमारा होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की मदद से. और हम बेटा इसको रिमूव कर देते हैं किसमें, इन केस ऑफ सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक. सेकेंडरी सेडिमेंटेशन जो सस्पेंडेड ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं उसको हम प्राइमरी सेडिमेंटेशन में रिमूव कर देते हैं. ऑयल एंड ग्रीसेस को कहां रिमूव करते हैं, ऑयल एंड ग्रीसेस को हम रिमूव करते हैं एक टैंक में और उस टैंक को बोलते हैं स्किमिंग टैंक. किसमें रिमूव करते हैं, we remove oil and greases in a tank that is called as a skimming tank. लेकिन जो डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं ना वो कभी भी वो हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं होते हैं क्योंकि वो बेटा डिकम्पोज होते नहीं है. तो बेटा इसको ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल होते नहीं है तो इसको हम किसी भी ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा नहीं निकाल पाते हैं. तो इसको हम बेटा किसी भी ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा नहीं निकाल पाते हैं. तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एक डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स ही रह जाते हैं. तो ऑप्शन हो जाएगा डी, कमापति सही आंसर है ना. खुर्शीद ने डिलीट कर दिया, दीपक का डी, खुर्शीद का डी. डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स विल नॉट कॉज एनी न्यूसेंस डेफिनेटली, but dissolved organic solids have to be removed as they are highly objectionable in the wastewater. Why the dissolved organic solids are objectionable in the wastewater? क्योंकि अगर आपने ऐसे वेस्ट जिसके अंदर डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक सॉलिड्स उसको कहीं डिकम्पोज कर दिया तो उनको तो अपने ऑक्सीडेशन के लिए उनको अपने डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए. तो अगर आपने ऐसे ही एटमॉस्फेयर में डिकम्पोज कर दोगे तो वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगा खुद को डिकम्पोज करने के लिए. इसीलिए कहीं पर भी अगर आप पानी में डाल दोगे तो पानी की डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को लेने की कोशिश करेगा. तो इसीलिए बेटा जब भी आप बेटा कहीं पर डिस्पोज करें, चाहे लैंड पर डिस्पोजल करें चाहे पानी में डिस्पोजल करें, तो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी टू रिमूव और to keep these suspended solids under permissible limits so that these suspended solids do not cause any environmental hazards to the community. Okay, I hope you understand. Moving forward to the question number 17. Question number 17 का आंसर बताइए.
The two main gases which are liberated from the anaerobic sludge digestion tank would include, वो दो कौन सी प्रोसेस हैं जो एनारोबिक स्लज डाइजेशन प्रोसेस से आपकी रिलीज होती हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का सब लोग आंसर बताएंगे फटाफट से। सेवनटीन इज डी। दो मेन गैसेस, देखिए जो स्लज है, स्लज कहां कहां से निकलता है बताओ? स्लज दो जगह से निकलेगा। एक तो निकलेगा, ध्यान सुनिएगा, देखिए सबसे पहले हमारा क्या हुआ, ध्यान सुनिए, हमारा क्या हुआ कि हमारा ये बेटा सीवेज आ रहा था, ये हमारा रॉ सीवेज आ रहा था, ग्रिड चैम्बर से, स्किमिंग टैंक से हमारा सीवेज आ रहा था। इस सीवेज को हम कहां लेकर आए? इस सीवेज को हम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में लेकर आए, यस और नो? तो इस प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में हमने सस्पेंडेड ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज को रिमूव किया, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा? यहां पर आपको स्लज मिलेगा। फिर आपने क्या किया? इस प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का पानी आप कहां लेकर गए? प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का पानी आप लेकर जाएंगे ट्रिकलिंग फिल्टर में, और या फिर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, मतलब आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कराएंगे। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होंगे, तो जब रिमूव होंगे तो बैक्टीरियाज उनको खाएंगे, तो कहीं ना कहीं बैक्टीरियाज मरेंगे, और उन बैक्टीरियाज को हम लोग बेटा कहां पर बेटा लेंगे? उसको हम बेटा स्टोर करेंगे या फिर सेटल कराएंगे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। तो स्लज आपको कहां मिलेगा? आपको स्लज सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से भी मिलेगा, और आपको प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से भी आपको स्लज मिलेगा। तो ये स्लज और ये स्लज, इन दोनों को आपको डिकम्पोज करना है। आप बोलोगे सर ग्रिड चैम्बर से भी तो मुझे स्लज मिलेगा। देखो ग्रिड चैम्बर से जो स्लज मिलेगा उसका नेचर ऑर्गेनिक होगा, और ऑर्गेनिक नेचर न्यूसेंस क्रिएट नहीं करता, लेकिन जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो स्लज मिलता है वो ऑर्गेनिक नेचर का होता है, और इसको आपको डिकम्पोज करना बहुत जरूरी है। दो तरीके हैं डिकम्पोज करने के, एरोबिक स्लज डाइजेशन प्रोसेस, और आपका दूसरा होता है एनारोबिक। तो एनारोबिक स्लज डाइजेशन प्रोसेस बेसिकली 3 स्टेप्स में करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक मैटर की हाइड्रोलिसिस करते हैं। द फर्स्ट मेथड इज हाइड्रोलिसिस ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, ओके। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर हैं उनका हम एसिड फर्मेंटेशन करते हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? एसिड और एल्कोहल में। और जब फाइनली वो एसिड और एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं मीथेन फॉर्मर, विच इज कॉल्ड एज मीथेन फॉर्मर बैक्टीरिया। तो हम मीथेन फॉर्मर बैक्टीरिया की मदद से मीथेनोजेनेसिस कराते हैं, और मीथेनोजेनेसिस कराने के बाद सारे के सारे एसिड्स, सारे के सारे अल्कोहल्स को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं बेटा CO2 और बेटा गैसेस में। मेनली जो गैसेस बनती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बनती हैं। तो याद रखिएगा एनारोबिक डिकम्पोजिशन में जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, दो मेन गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, एक होती है CO2 और एक होती है CH4। और CO2 और CH4 के अंदर बेटा हीटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसके अंदर हीट रिलीज करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है ना? तो इसीलिए हम लोग बेटा जो हीट एनारोबिक डाइजेशन से निकलती है उस हीट को हम लोग यूज कर लेते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ अदर एनर्जीज। तो बेटा इससे बहुत ज्यादा हीट निकलती है, इसीलिए एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस में हम लोग जो प्रोसेस बोलते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दो गैसेस हैं जो एनारोबिक स्लज डाइजेशन में रिमूव होती हैं। वेरी गुड, या कमावती बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एरोबिक में जो रिलीज होती है वो CO2 और अमोनिया रिलीज होती है, और एनारोबिक में जो रिलीज होती है वो आपकी रिलीज होती है CO2 और मीथेन। वेरी गुड, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ रहे हैं। टेल द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18।
कुछ बच्चों ने इसका आंसर बताया है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ड्यूरिंग क्लोरिनेशन ऑफ वाटर इन विच अमोनिया इज प्रेजेंट। तो देखिए, जैसे ही आप पानी के अंदर अमोनिया डालते हैं और अमोनिया अगर है और क्लोरीन भी आपने डाल दिया, तो अमोनिया सबसे पहले बेटा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है और बनाती है बेटा NH2Cl। दिस इज कॉल्ड एज मोनोक्लोरोअमीन। फिर ये मोनोक्लोरोअमीन अगेन ऑक्सीडाइज होती है क्लोरीन के द्वारा और ये बनाती है बेटा NHCl2। उसके बाद ये डाइक्लोरोअमीन, ये बनती है डाइक्लोरोअमीन। ये डाइक्लोरोअमीन फिर से बेटा ऑक्सीडाइज होती है क्लोरीन के द्वारा और उसके बाद बनाती है ट्राइक्लोरोअमीन। और इन्हीं तीनों अमीन्स को बोलते हैं बेटा कंबाइंड क्लोरीन्स, जो कि पानी में लंबे समय तक रहते हैं लेकिन इनका इफेक्टिवनेस कम होता है। तो सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले बनेगा आपका 2, उसके बाद बनेगा 3, फिर बनेगा 1। तो ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 1। 18 का आंसर हो जाएगा बी। वेरी गुड। दीपक ने सही बताया है, पुष्कर ने सही बताया, सभी बच्चों ने सही बताया, बड़ी खुशी हो रही है, तो अच्छा लगा मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए, ध्यान से बताइएगा, अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 19 इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से बताइएगा, फटाफट से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए ध्यान से। देखो अभी मैंने ये चीजें बताई हैं, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सर्टेन थिंग्स इन द क्लास। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड कौन सी सिटी के लिए करते हैं? न्यू सिटी या ओल्ड सिटी? मैंने बताया था ओल्ड सिटी के लिए करते हैं, डेवलप्ड सिटी के लिए करते हैं। तो बेटा फर्स्ट का हो जाएगा बी, तो फर्स्ट का बी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं, ये कैंसिल हो गया। एनारोबिक ट्रीटमेंट हम लोग एक टैंक के अंदर करते हैं और उस टैंक को बोलते हैं सेप्टिक टैंक। जैसे आपके घरों में जो टैंक होता है ना, जो टॉयलेट से कनेक्टेड जो टैंक होता है, आपके घरों में जो टैंक बना होता है ना, जो कि आप बेटा हाउस होल्ड टैंक बनाते हैं, अपना जो आपका जो भी टॉयलेट जो भी वेस्ट आ रहा है वो टॉयलेट से होकर जिस टैंक में जाता है, उस टैंक को हम लोग बेटा सेप्टिक टैंक कहते हैं। सो सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। तो सेकंड का ऑप्शन ए हो जाएगा, तो अभी कोई भी ऑप्शन हो सकता है। वाटर बियरिंग स्ट्रेटा, जिसके अंदर पानी को बेयर करने की क्षमता है, वो क्या होता है? एक्यूफर कहलाता है। तो थर्ड का हो जाएगा आपका ई। तो बेटा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब दो ऑप्शन बचे। फिर वाटर बॉर्न डिसीज, पानी वाटर बॉर्न डिसीज किसके कारण होती है? पैथोजेनिक बैक्टीरिया के कारण होती है। तो बेटा आपका फोर्थ का हो जाएगा सी, तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका डी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन हो जाएगा डी। वेरी गुड। पुष्कर, कमावती, अभय मौर्य, सब लोगों ने सही आंसर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बढ़िया सवाल था, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको सवाल बढ़िया लगा तो बेटा आप क्या करिए, आप जो है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इफ यू लाइक दिस क्वेश्चन तो कमेंट करके या वीडियो को लाइक करके मुझे बताइए, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ रहे हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। फटाफट से बताइए, 30 सेकेंड्स है आपके पास। Tell me the answer of this question fastly. Tell me the answer of this question. उस पर डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं।
तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट, द क्वालिटी ऑफ ट्यूबवेल वाटर इज गुड एज कंपेयर टू सरफेस वाटर। तो ट्यूबवेल से जो आप पानी निकालते हैं वो सब सरफेस वाटर निकालते हैं, ग्राउंड वाटर निकालते हैं, तो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी तो बेटा ऑब्वियस सी बात है सरफेस वाटर से अच्छी होती है। आपके घरों में हैंडपंप में जो पानी आ रहा है वो पानी आपके घरों, आपके आसपास में जो कोई लेक है, जो कोई पॉन्ड है ना, उससे तो क्या होता है, अच्छा ही होता है। तो वही आप पानी पीते हैं, क्या आप किसी पॉन्ड का पानी पी लेते हैं? नहीं, उसमें बहुत सारे सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बेटा सही है, पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। ओके, फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हम पानी पीते हैं क्या उसकी कोई ऑक्सीजन डिमांड होती है? उसमें ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं होता, तो ऑक्सीजन डिमांड ही नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। फिर बोल रहा है द किलिंग ऑफ ऑल द बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन। देखिए केवल और केवल हम बेटा अगर डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया को मारें या फिर डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया पैथोजेंस को मारें या इनएक्टिव करें, तो उसको बोलते हैं हम लोग बेटा, उसको हम बोलते हैं बेटा दैट इज कॉल्ड एज डिसइंफेक्शन। लेकिन अगर हम सारे के सारे बैक्टीरिया को मार देते हैं तो उसको बोलते हैं हम स्टेरिलाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ ए सेंट फॉर द रैपिड सेंट फिल्टर इज मोर एज कंपेयर टू स्लो सेंट फिल्टर। कह रहा है कि जो रैपिड सेंट फिल्टर का सीयू होता है वो बेटा, रैपिड सेंट फिल्टर का जो सीयू होता है वो बेटा स्लो सेंट फिल्टर की तुलना में ज्यादा होता है। ये बात पूरी तरीके से आपकी गलत है, क्योंकि अगर रैपिड सेंट फिल्टर का सीयू बेटा स्लो सेंट फिल्टर से ज्यादा हो जाएगा, रैपिड सेंट फिल्टर का सीयू अगर स्लो सेंट फिल्टर से ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है रैपिड सेंट फिल्टर का सीयू अगर बेटा इससे ज्यादा हो जाएगा तो रैपिड सेंट फिल्टर की रेट घट जाएगी। लेकिन रेट तो बेटा ज्यादा होती है रैपिड सेंट फिल्टर की, तो रैपिड सेंट फिल्टर की रेट को ज्यादा होने के लिए आपका जो सीयू की वैल्यू होनी चाहिए वो स्लो सेंट फिल्टर की तुलना में कम होना चाहिए। तो बेटा सी स्टेटमेंट एक इकलौता स्टेटमेंट है जो आपका गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सी। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस माय डियर स्टूडेंट्स। अभय मौर्य ने बताया आंसर डी, अभय मौर्य आपने गलत आंसर बताया बेटा, इसका ऑप्शन होगा सी। सारे बैक्टीरिया को मारने की जो प्रोसेस होती है उसको स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, है ना। जब पानी को आप लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक बॉईल करते रहते हैं तो उसको स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। वेरी गुड, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। टेल द आंसर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्राउन कोरोजन इन द रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इज कॉज्ड बाय। जो रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है उसमें जो क्राउन कोरोजन होता है वो किसके कारण होता है? तो देखिए आपको पता है कि जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है तो ऑर्गेनिक मैटर कह रहा हूं, जब सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है तो बेटा एक गैस निकलती है, प्रीडोमिनेंट गैस है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। और इस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जो पता कैसे लगेगा निकली है, इसकी जो स्मेल होती है रॉटन एग स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है? इट इज लाइक ए रॉटन एग स्मेल। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जो स्मेल होती है वो रॉटन एग स्मेल की होती है। जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बेटा जब रिलीज होती है तो ये क्या करती है, ये बेटा क्या करती है, ये बेटा आपकी रिएक्ट करती है किसके साथ? ये बेटा पानी के साथ रिएक्ट करती है। कंक्रीट के अंदर जो पानी है या कंक्रीट के सरफेस पे जो पानी है उसके साथ रिएक्ट करती है और बनाती है बेटा H2SO4, दैट इज कॉल्ड एज H2SO4, दैट इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक एसिड है। ये एसिड क्या करता है? ये एसिड फिर रिएक्ट करता है कंक्रीट में प्रेजेंट रीइंफोर्समेंट में, और रीइंफोर्समेंट को क्या करता है? कोरोड करने की कोशिश करता है। और ऐसे कोरोजन को क्राउन कोरोजन कहते हैं। ऐसे कोरोजन को क्या बोलते हैं? क्राउन कोरोजन। क्योंकि बेटा जब अगर ये आपका बेटा सीवर है तो गैस तो ऊपर ही जाएगी ना, तो कोरोजन कहां पर होगा? कोरोजन बेटा बिल्कुल क्राउन पर होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा। इसीलिए इसको क्राउन कोरोजन कहते हैं। किसके कारण होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के कारण होता है। तो ये H2S है। किसके कारण होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के कारण होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। वेरी गुड, बिल्कुल खुशी
बेटा इसकी स्मेल सड़े हुए अंडे जैसी होती है, मतलब ऐसी स्मेल होती है कि अगर आप इसको काफी लंबे समय तक स्मेल करेंगे ना तो हो सकता है आपकी सूंघने की क्षमता भी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ओके, 22 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। Consider the following statements. Consider the following statements. The basic difference between the water pipes and the sewer pipes are. वाटर पाइप्स और सीवर पाइप्स में बेसिक डिफरेंस क्या है कि इन द मटेरियल यूज्ड फॉर द पाइप्स, कि इनका मटेरियल अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है। हम बेटा वाटर पाइप्स में भी हम लोग कंक्रीट के पाइप यूज करते हैं और सीवर्स में भी कंक्रीट के पाइप यूज करते हैं, या फिर हम जो मटेरियल बेटा वाटर पाइप्स में यूज कर रहे हैं वो सीवर में भी यूज कर सकते हैं। तो मटेरियल का तो डिफरेंस नहीं है वाटर पाइप्स और सीवर पाइप्स में। इन द प्रेशर ऑफ द लिक्विड फ्लो, यस, जब हम वाटर पाइप्स में पानी फ्लो करते हैं तो अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर, मतलब फुल फ्लो कंडीशन में फ्लो करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। लेकिन जब सीवर में आप अपने सीवेज को फ्लो कराते हैं तो बेटा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इन्फ्लुएंस में फ्लो कराते हैं, मतलब आपका ग्रेविटी फ्लो कराते हैं, तो दोनों में प्रेशर क्या होता है, अलग अलग होता है। वाटर पाइप्स में प्रेशर ज्यादा होता है, सीवर पाइप्स में प्रेशर कम होता है, बिकॉज द लेयर और द सरफेस इन द ऑफ द सीवर पाइप्स इज सब्जेक्टेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इन द सस्पेंडेड सॉलिड दे कैरी, देखो वाटर पाइप्स के अंदर जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं वो होते ही नहीं है। क्या बताओ, अगर आप एक ऐसा कम्युनिटी को पानी दे रहे हो जिस पानी के अंदर रेता है ना, सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, क्या वो इंसान कोई उस पानी को पिएगा? कोई भी पानी नहीं पिएगा। जैसे घरों में भी आप देखते हैं नल में जब रेता आना शुरू हो जाता है, when the sand will come in the water, will that water will be okay or will that water will be aesthetically looking good? No, that water will not aesthetically looking good, then the consumer will not drink that water। तो बेटा जो हमारा वाटर पाइप्स होते हैं उसमें कभी भी बेटा हम सस्पेंडेड सॉलिड्स तो भेजते ही नहीं है, तो सस्पेंडेड सॉलिड्स की कंसंट्रेशन वाटर पाइप्स में कम होती है। लेकिन जो सीवर से पानी जा रहा है जिसको हम सीवेज कह रहे हैं उसमें तो बेटा भर भर के सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं। तो बेटा दोनों अलग अलग सस्पेंडेड सॉलिड लेकर जाते हैं, तो दोनों में डिफरेंस यही है, एक तो प्रेशर का और एक सस्पेंडेड सॉलिड जो कैरी कर रहे हैं उसका। तो पहला और उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी सी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपका सी। कपिल गुप्ता सही बता रहे हैं, है ना। टीडीएस की जो लिमिट होती है वो होती है 500 मिलीग्राम पर लीटर, और अगर कोई भी आपका अल्टरनेट सोर्स नहीं है तो उस केस में जो आपकी लिमिट होती है वो होती है 2000। वेरी गुड कमापति, वेरी गुड। 2 and 3, तो 2 and 3 ऑप्शन डी कैसे हो जाएगा? कमापति सेप्टिक टैंक और एमॉफ टैंक पर जब हम पढ़ेंगे तब उसका डिफरेंस बताएंगे, अभी हम उसमें घुस नहीं रहे। सवाल में अगर ये आएगा तो सवाल में आपको मैं बता दूंगा, चिंता मत करिए। ओके, टेंशन मत लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। इस तरीके के भी बहुत सारे सवाल आते हैं। इस तरीके की भी बहुत सारे सवाल आते हैं, पढ़िए जरा ध्यान से और करिए। The effluent from the wastewater treatment plant having a flow rate of 8640 meter cube per day and a temperature of 25 degrees Celsius is discharged into a stream having flow 1.2 meter cube per second and a temperature of 15 degrees Celsius. What is the temperature of the stream after mixing? तो what he is trying to say, ये एक स्ट्रीम बह रही थी। क्या बह रही थी? एक स्ट्रीम बह रही थी, और क्या कह रही थी? कह रही थी बहने दे मुझे, बहने दे। और यहां पर हम लोग सीवेज को छोड़ रहे हैं, ट्रीटमेंट प्लांट से जो सीवेज निकला उसको बोलते हैं एफ्लुएंट, और उस एफ्लुएंट को जिस सीवर के द्वारा हम छोड़ते हैं उस सीवर को बोलते हैं आउटफॉल सीवर। तो आपका ये जो सीवर है वो आउटफॉल सीवर है। कैसा सीवर है? दिस सीवर इज बेसिकली आउटफॉल सीवर। दिस सीवर इज बेसिकली आउटफॉल सीवर। तो इससे जो आप सीवेज छोड़ रहे हैं, आउटफॉल सीवर से जो आप सीवेज छोड़ रहे हैं, उसका जो डिस्चार्ज है बेटा, वेस्ट वाटर का जो डिस्चार्ज है वो आपको दे रखा है 86,400 मीटर क्यूब पर डे, यस और नो। और आपका जो टेम्परेचर दे रखा है वेस्ट वाटर का वो दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। और यहां पर क्या एक स्ट्रीम बह रही है, वो क्या कह रही है
स्ट्रीम बह रही है, वो क्या कह रही है, बहने दे मुझे बहने दे। और उस स्ट्रीम का डिस्चार्ज जो दे रखा है, स्ट्रीम का या रिवर का जो डिस्चार्ज दे रखा है वो 1.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा है। और उस स्ट्रीम के अंदर जो टेम्परेचर है स्ट्रीम का वो दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस। अब इस पॉइंट पर दोनों को आपने मिक्स किया, तो जब मिक्स करेंगे तो इस रिवर की डाउन स्ट्रीम साइड में आपको ये बताना है कि टेम्परेचर कितना होगा। यहां पर आपको टेम्परेचर, मिक्स का टेम्परेचर बताना है। तो मिक्स का टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, जैसे आपको पता है कि अगर T1 पानी है, V1 वॉल्यूम है, T2 पानी है, V2 वॉल्यूम है, दोनों को मिलाया गया तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा। टी ऑफ मिक्स कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज से T1 V1 प्लस T2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। यस और नो, डाइल्यूशन, ये डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट होता है, हर जगह वैलिड है, बीओडी में, टेम्परेचर में, हर जगह वैलिड है। तो यहां पर आप देखें अगर ध्यान से, तो आप कैसे निकालेंगे, आप टी मिक्स कैसे निकालेंगे, बड़े ध्यान से निकाल लेंगे। तो टी मिक्स कैसे मिक्स का टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू डिस्चार्ज ऑफ द वेस्ट वाटर मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर ऑफ द वेस्ट वाटर, discharge of the stream multiplied by the temperature of the stream divided by discharge of the wastewater plus discharge of the stream। तो discharge of wastewater कितना दे रखा है, वेस्ट वाटर का डिस्चार्ज अगर देखो ये यूनिट मीटर क्यूब पर डे में दे रखी है, एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, तो आप पर सेकंड में निकालें तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये हो जाएगी 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड। और टेम्परेचर वेस्ट का कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 25, ये दे रखा है आपको 25 प्लस दूसरे का आपको टेम्परेचर कितना दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस, है ना। और आपका डिस्चार्ज कितना है बेटा 1.2, तो 1.2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 1.2। सॉल्व करिए और मिक्स का टेम्परेचर बता दीजिए फटाफट से। यस, वेटेड एवरेज मेथड से निकालेंगे और ये आ रहा है 15.77 डिग्री सेल्सियस। तो टी मिक्स आ गया 15। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं डाइल्यूशन टेक्निक पर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। वेरी गुड कमावती, यू आर डूइंग वेरी नाइस, यू आर डूइंग वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस। अभय का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। अभा का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का सब लोग आंसर बताएंगे, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए सवाल क्या है, पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर पढ़िए। कह रहा है वाटर सैंपल एक्स एंड वाई, water sample X and Y, what he is trying to say that the water sample X and Y from the two different sources were brought to the laboratory for the measurement of dissolved oxygen using modified Brinklers method। दो सैंपल आप लेकर आए, है ना, अलग अलग सोर्स से लेकर आए, एक सैंपल X था, एक सैंपल Y था। You have taken out the two samples from the two different source, the first sample is X and another sample is Y and it is taken to the laboratory। किस लिए लेकर आए, for the measurement of the dissolved oxygen। किस मेथड के द्वारा निकालते हैं dissolved oxygen, आपको याद हो dissolved oxygen निकालते हैं हम लोग बेटा Brinklers मेथड के द्वारा। फिर क्या बोल रहा है, samples were transferred to 300 ml BOD bottles, 2 ml of MnSO4 solution and 2 ml of alkali azide solution were added to the bottles and they will get mixed। The sample X developed a brown precipitate whereas the sample Y developed a white precipitate। In reference to these observation the correct statement is। कमापति ने ऑप्शन बताया बी। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूं ब्रिंकलर मेथड से हम लोग डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन निकालते कैसे हैं। तो यहां से आपको याद भी आ जाएगा मेथड टू डिटरमाइन, आपको यहां से बेटा समझ में भी आ जाएगा किस तरीके से निकालते हैं। तो ब्रिंकलर्स मेथड याद रखना बेटा, ब्रिंकलर्स मेथड से कैसे आप बेटा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन निकालते हैं। ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेटा 10 ml वेस्ट वाटर लेते हैं। क्या लेते हैं, 10 ml वेस्ट वाटर लेते हैं। 10 ml वेस्ट वाटर लिया
और इस 10 ml वेस्ट वाटर में ध्यान सुनिएगा, 10 ml वेस्ट वाटर में हम लोग ऐड करते हैं 290 ml, हम ऐड करते हैं 290 ml डिस्टिल्ड वाटर या एरेटेड वाटर। और जब ये ऐड करते हैं तो हमारा जो सैंपल बन जाता है वो सैंपल बन जाता है बेटा, जब हम ऐड करते हैं तो हमारा जो सैंपल बन जाता है वो सैंपल बन जाता है आपका कितना ml का, वो बन जाता है 300 ml का। कितने का बन जाता है? तो आपको 300 ml की बीओडी बोतल आपने बनाकर रख दी, यस और नो। अब इस 300 ml पानी के अंदर हम दो चीजें डालते हैं, है ना, इसके अंदर हम दो चीजें डालते हैं। एक तो हम डालते हैं 2 ml, एक तो हम डालते हैं 2 MnSO4 दैट मैग्नीज सल्फेट, 2 ml हम MnSO4 डालते हैं और 2 ml हम डालते हैं बेटा, 2 ml हम डालते हैं एल्कली एजाइड रिएजेंट। तो ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने कहा 10 ml आपने वेस्ट वाटर लिया, उसमें आपने 290 ml डिस्टिल्ड वाटर मिलाया और 300 ml की एक बीओडी बोतल का सैंपल बना लिया। अब आपने इसमें डाला 2 ml मैग्नीज सल्फेट MnSO4 और 2 ml आपने डाला एल्कली एजाइड सॉल्यूशन। अब दो चीजें हो सकती हैं, अब यहां पर क्या होंगे, दो काम होंगे। देखिए क्या क्या काम होंगे, ध्यान सुनिएगा। जैसे ही आप डालेंगे ना तो दो चीजें, दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एज सून एज यू एंटर दीज थिंग्स, तो बेटा दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है मैं बता रहा हूं। पहली पॉसिबिलिटी क्या बता रहे हो, ऑप्शन बी, कोई बता रहा है ऑप्शन सी। पहले सुन लो व्रिंकलर्स मेथड। पहली पॉसिबिलिटी, जैसे ही आप डालेंगे कुछ समय के लिए ऐड करने के बाद कुछ समय के लिए आप छोड़ेंगे, तो जब कुछ समय के लिए छोड़ेंगे तो प्रेसिपिटेट बनता है आपका, वो सेटल होगा बॉटम पर। तो अगर बेटा वो प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का बनता है, अगर वो प्रेसिपिटेट कैसा बनता है, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, ये भी समझ लीजिए व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट किसका बनता है, व्हाइट कलर, बेटा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट तभी बनेगा जब इनकी रिएक्शन से MnOH बनेगा, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब MnOH अगर पानी के अंदर बनता है, तब ये इंडिकेट करता है दैट देयर इज नो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, देयर इज नो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर। समझ पा रहे हैं क्या? तो सबसे पहले आप व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर बनता है तो इन 2 ml के डालें, तो इसका मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है नहीं, और जब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ही नहीं तो आगे टेस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि निकाल कर क्या रहे हैं विक्लर मेथड की मदद से, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अगर आपकी है ही नहीं अवेलेबल तो आगे टेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं है। दूसरा केस क्या हो सकता है, ध्यान सुनिएगा, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरे केस में आपका बनता है बेटा, अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका MnO बनेगा, क्या बनेगा, मैग्नीज ऑक्साइड बनेगा। और अब मैग्नीज ऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है। कैसे पता लगेगा, ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा। तो अगर ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है ना ये डालने के बाद, अगर पानी में ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है तो ये दर्शाता है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ये क्या बताता है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। तो सैंपल में अगर MnO बनेगा तो ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा, तो आपकी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब आप क्या करेंगे, अगर ब्राउन प्रेसिपिटेट बन गया उस सैंपल को पकड़ेंगे, क्या करेंगे, उस सैंपल को आप क्या करेंगे, पकड़ेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद इस वाटर सैंपल के अंदर, उस वाटर सैंपल के अंदर आप डालेंगे 2 ml, आप ऐड करेंगे बेटा, ऐड करेंगे 2 ml H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, और आप इस सैंपल के अंदर ऐड करेंगे दैट इज फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन एक इंडिकेटर होता है, आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन एंटर करेंगे। समझ आ रही बात, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन एंटर करेंगे, और उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे वैसे ही वाटर का जो कलर है, जैसे ही आप आयोडीन इंडिकेटर ऐड करेंगे ना, वैसे ही पानी का जो कलर है ना बेटा वो आपका ब्लू हो जाएगा। ब्लू है पानी, पानी गाना है ना, गाना सुना है। तो जैसे ही आप 2 ml H2SO4 और आयोडीन एंटर करेंगे पानी का कलर ब्लू हो जाएगा। फिर आप इस जो ब्लू कलर का पानी है इसको आप टाइट्रेट करेंगे। किसके द्वारा टाइट्रेट करेंगे, आप टाइट्रेट करेंगे, यू विल टाइट्रेट इट विद Na2S2O3 दैट इज कॉल्ड एज सोडियम थायोसल्फेट। इसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट से ट्रीट करेंगे। कब तक ट्रीट करते जाएंगे, जब तक ट्रीट करते जाएंगे जब तक ये ब्लू कलर क्या ना हो जाए, कलरलेस ना हो जाए, जब तक ये ब्लू कलर क्या ना हो जाए, कलरलेस ना हो जाए। और इस ब्लू कलर को कलरलेस करने के लिए जितना ml ऑफ टाइट्रेंट की आवश्यकता पड़ी, जितना ml ऑफ टाइट्रेंट सोडियम थायोसल्फेट की जरूरत पड़ी,
उसको नोट कर लेंगे और उसकी मदद से हम पानी के अंदर प्रेजेंट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को निकाल लेंगे। तो आई होप आपको एक ब्रीफ आइडिया समझ में आ गया होगा कि व्रिंकलर्स मेथड में करते क्या है। फ्लो चार्ट की मदद से मैंने बता दिया, 10 ml वेस्ट वाटर लेंगे, उसमें 200 ml 290 ml डिस्टिल वाटर डालेंगे, बीओडी बॉटल बनाएंगे, 2 ml MnSO4 डालेंगे, 2 ml एल्कली एजाइड सॉल्यूशन डालेंगे। अगर एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा तो यह दर्शाएगा कि पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं है। अगर बेटा आपका प्रेसिपिटेट MnO का बना, मतलब ब्राउन प्रेसिपिटेट बना, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, और अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है तो उसको निकालेंगे। उसको निकालने के लिए सैंपल को पकड़ेंगे, उसके अंदर 2 ml H2SO4 डालेंगे, उसके अंदर आपका आयोडीन इंडिकेटर डालेंगे। जैसे डालेंगे पानी का कलर ब्लू हो जाएगा। अब इस ब्लू कलर के पानी को कलरलेस करने के लिए हम लोग टाइट्रेंट का यूज करेंगे, सोडियम थायोसल्फेट। जितना ml ऑफ सोडियम थायोसल्फेट मिलेगा, तब ब्लू कलर को कलरलेस में कन्वर्ट करने के लिए उस ml की मदद से हम लोग बेटा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू निकाल लेंगे। बात समझ आई क्या नहीं आई? तो यहां से सवाल देखिए, यहां बोल रहा है एक्स सैंपल में ब्राउन प्रेसिपिटेट बना, वाई सैंपल में व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, मतलब एक्स सैंपल के अंदर ब्राउन प्रेसिपिटेट बना, मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एक्स सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, और वाई सैंपल के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आपकी एब्सेंट है। समझ आ रही है बात? डिवॉइड का मतलब क्या होता है? एब्सेंट। बोथ द सैंपल्स आर डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिवॉइड का मतलब है ही नहीं, प्रेजेंस ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। X is devoid of oxygen while void is contained. Y के अंदर कह रहा है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना, X में नहीं है, ये बात भी गलत है। X contained dissolved oxygen but Y was devoid of oxygen. सही बात है, Y के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं है और X के अंदर है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। समझ पा रहे हैं क्या? कमावती आपने पहले B बताया था। मजा आया तो बताओ, अगर मजा आया तब बताएंगे, अगर मजा नहीं आया, दिमाग के अगर आपके इंजर पिंजर नहीं खुले ना, है ना, दिमाग तक खून नहीं पहुंचा, तो वीडियो को लाइक भी मत करना, वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, घर पे जाकर सो जाना आराम से। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, चीजें समझ में आई, रटना नहीं पड़ी, तो बताओ जरा, डिस्टिल्ड वाटर का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना होता है ना? डिस्टिल्ड वाटर का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है ना? डिस्टिल्ड वाटर का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है। सवाल ये पूछना चाहिए सर आपको, सवाल सर आपसे कपिल गुप्ता बेटा, सवाल आपको ये पूछना चाहिए कि सर डिस्टिल्ड वाटर का बीओडी कितना होता है ना? डिस्टिल्ड वाटर का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है ना? वो बेटा सैचुरेशन स्टेट पे भी हो सकता है, वो नेचुरल स्टेट पे भी हो सकता है। तो आपका सही सवाल ये होना चाहिए कि सर डिस्टिल्ड वाटर का बीओडी कितना होता है? डिस्टिल्ड वाटर का बीओडी होता है 0 और उसका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है। समझ आ रही बात? थैंक यू सो मच पुष्कर। चलिए जरा नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए, ये आपको मजा आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने शॉर्ट नोट्स में लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। थैंक यू सो मच खुर्शीद। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए बेटा, क्या आएगा? द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ ए सैंपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड सिंस इट रिप्रेजेंट्स। बताइए इसका आंसर। कई सारे तरीके की डिमांड्स होती है बेटा पानी की ऑक्सीजन के रिगार्डिंग। तो एक होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक होती है बेटा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब किसी बायोलॉजिकल की बात चल रही है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन which is required by the bacteria, the amount of oxygen which is required by the bacteria in order to decompose, the amount of oxygen which is required by the bacteria in order to decompose the biodegradable organic matter। देखिए ध्यान से समझिएगा, ऑर्गेनिक मैटर भी दो होते हैं बेटा, एक होता है बेटा बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत बैक्टीरिया को पड़ती है उसी को बोलते हैं बीओडी। और सीओडी क्या होती है? सीओडी इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सीओडी इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, सीओडी इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड
बाई एनी केमिकल, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाई एनी केमिकल, जनरली हम KMnO4 यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाई एनी केमिकल in order to decompose the biodegradable as well as non biodegradable organic matter। तो बताओ, अगर आपका COD है और BOD है तो किसमें ऑक्सीजन ज्यादा खर्च होगी? COD ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसमें इसको बेटा इसमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक को भी डिकम्पोज करना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक को भी कंज्यूम करना है, तो ऑक्सीजन की जरूरत क्या होगी? ज्यादा। तो कह रहा है कि COD की वैल्यू BOD से हमेशा ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बेटा उस जो हमें COD होता है वो COD के अंदर बेटा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक भी होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक भी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 इज बी। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27? कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इंप्लॉइज फीरोइन एज ए इंडिकेटर। देखिए हमारे सिलेबस में तो वैसे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड निकालना नहीं है, टेस्ट में तो आप करते नहीं है, कॉलेज में भी नहीं करते हैं, वैसे भी आप नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि अगर आपको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड निकालनी है, कितने ऑक्सीजन की डिमांड है बेटा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए बाय यूजिंग द फॉर्मूला, बाय यूजिंग ए केमिकल दैट इज कॉल्ड एज KMnO4। तो बेटा उस KMnO हम लोग बेटा जो फीरोइन इंडिकेटर यूज करते हैं वो हम लोग बेटा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को निकालने के लिए, जब हम टेस्ट करते हैं ना केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को निकालने के लिए हम लोग फीरोइन इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा फीरोइन इंडिकेटर का यूज किया जाता है COD निकालने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का ए। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। सब लोग बताएंगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 28 का। कॉपी पेन लेकर बैठा करिए मेरी क्लास में, मेरी क्लास में कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए। वन 150 मिलीग्राम पर लीटर कमावती का आंसर है। देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपसे, कह रहा है 2% सॉल्यूशन ऑफ ए सीवेज सैंपल इज कैप्ड एट इंक्यूबेशन टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन and the final dissolved oxygen after 5 days of incubation period are 8.5 and 5.5 respectively। तो आपको इनिशियल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन दे रखी है, इनिशियल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8.5, फाइनल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आपको दे रखी है बेटा कितनी, दैट इज इक्वल टू 5.5। तो बीओडी आपको निकालना है, तो बीओडी में आपको डाइल्यूशन फैक्टर चाहिए होता है। तो डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है, डाइल्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल। तो एक बात बताइए, कह रहा है 2% सॉल्यूशन है, 2% सॉल्यूशन का मतलब हो गया 2/100। 2/100 का मतलब है अगर आपने 2 ml अगर आपने सीवेज लिया और उसमें 98 ml डिस्टिल्ड वाटर बनाया तब जाके आपको डाइल्यूटेड सैंपल मिला, लेकिन हम बनाते कितना है 300, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब आपने 6 ml जो लिया वो आपने लिया बेटा सीवेज अनडाइल्यूटेड सैंपल और उसमें आपने 294 ml आपने डिस्टिल्ड वाटर मिलाया और डाइल्यूटेड सैंपल कितने का बनाया,
300 का बताया, तो डाइल्यूशन फैक्टर कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू 50। क्या, तो अगर आपको बीओडी निकालनी है तो बेटा बीओडी क्या होती है, खुर्शीद का आंसर आ गया, बीओडी होती है बेटा इनिशियल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन माइनस फाइनल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द डाइल्यूशन फैक्टर, यू विल मल्टीप्लाइड विद द डाइल्यूशन फैक्टर। तो यहां पर अगर आप रखें तो 5 दिन की बीओडी कितनी आ जाएगी, इनिशियल है 8.5, फाइनल है 5.5, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, दैट इज 50। तो आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 150 मिलीग्राम पर लीटर। तो 5 दिन की बीओडी कितनी आ जाएगी, 150 मिलीग्राम पर लीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी, इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर हो जाएगा आपका बी। समझ पा रहे हैं क्या, समझ पा रहे हैं क्या, आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए फटाफट से। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन्स द टर्म पायरोलिसिस, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पायरोलिसिस को बताता है, बताइए, पायरोलिसिस को बताइए। दो सिमिलर टर्म्स होती हैं, एक होती है बेटा पायरोलिसिस, एक होती है इंसिनरेशन। तो बताइए जरा फर्स्ट फटाफट से। बताइए, दो सिमिलर चीजें होती हैं, ये बता रहे हैं, कह रहा है व्हाट डू टर्म बाय पायरोलिसिस। देखो इंसिनरेशन में क्या होता है, जो भी हमारे सॉलिड वेस्ट घर से निकलता है, कूड़ा करकट जो आप देते हो ना रोज, तो जो भी घरों से आपका सॉलिड वेस्ट निकलता है, उसको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम हीटअप करते हैं, जब हम उसको डिकम्पोज करते हैं, तो उस प्रोसेस को इंसिनरेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम सॉलिड वेस्ट को एक बंद कंटेनर के अंदर, बंद कंटेनर का मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर हम डिकम्पोज करें, तब हमारा जो प्रोसेस होता है उसको पायरोलिसिस कहते हैं। तो पायरोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच द सॉलिड वेस्ट इज हीटेड इन ए क्लोज्ड कंटेनर इन विच ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर, इन ए ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर में मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में सॉलिड वेस्ट को जलाना, डिकम्पोज करना इज कॉल्ड एज पायरोलिसिस। बोथ आर देखो एक बात बड़ी यहां पर समझिए, देखो इंसिनरेशन में आपको हीट देनी पड़ेगी, इंसिनरेशन में आपको हीट देनी पड़ेगी, और आपका पायरोलिसिस में भी आपको हीट देनी पड़ेगी। लेकिन बेटा ज्यादा फायदेमंद कौन सा है, ज्यादा फायदेमंद कौन सा है, ज्यादा, दोनों बेटा हार्मफुल हैं, लेकिन ज्यादा दोनों के हेल्थ हैजर्ड्स हैं, लेकिन ज्यादा फायदेमंद जो है हमारा पायरोलिसिस है। क्योंकि बेटा जब हम इसको बेटा एनारोबिक डिकम्पोजिशन करते हैं ना, तो मीथेन गैसेस निकलती हैं, मीथेन वगैरह निकलती है, और मीथेन के पास बेटा कंबंशन प्रॉपर्टी होती है, किसी को जलाने की क्षमता होती है, एनर्जी बहुत होती है। तो बेटा उस CH4 को, मीथेन को हम एज ए फ्यूल यूज कर लेते हैं। अगर आप कोल गैस की बात करें, अगर आप बेटा बायोगैस की बात करें, तो बायोगैस में सबसे ज्यादा मीथेन ही होती है बेटा। तो समझ आ रही बात, तो हम लोग बेटा मीथेन को एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो बेटा इसीलिए पायरोलिसिस को हम इन जनरल एंडोथर्मिक प्रोसेस ना करके एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे। देखो अगर आप एरोबिक डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं इंसिनरेशन कर रहे हैं, तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि आप उसमें हीट दे रहे हैं,
है ना। लेकिन जब आप पायरोलिसिस करते हैं तो उसमें हीट निकलती है, तो पायरोलिसिस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, दोनों एक्सोथर्मिक नहीं है, हीट ज्यादा निकलती है बेटा किसमें, आपकी पायरोलिसिस में, तो उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। लेकिन इंसिनरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस, आप खुद हीट दे रहे हैं उसे, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। वेलकम कंपति। सब लोग बेटा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, सारी क्लासेस के लिंक आपको वहीं मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविल बाई सिद्दीकी सर, टेलीग्राम चैनल का नाम है बेटा सिविल बाई सिद्दीकी सर, थोड़ा बड़ा है लेकिन जो है आपको ये सर्च करेंगे तो नाम दिख जाएगा अनअकैडमी एहतिशाम सिद्दीकी, ज्वाइन कर लेना। ऑप्शन डी कह रहा है द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर ए एवरेजली पॉपुलेटेड टाउन टू बी डिजाइन फॉर। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना बेटा, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम टोटल डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं। और टोटल डिमांड क्या होती है, अगर हम टोटल डिमांड की बात करें अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्ट, टोटल डिमांड को हम एक्सप्लेन करते हैं, टोटल डिमांड इज द मैक्सिमम आवरली डिमांड और बेटा मैक्सिमम आवरली डिमांड और कॉन्सिडेंट डिमांड। और कॉन्सिडेंट डिमांड क्या होती है, दैट इज द समेशन ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। समझ पा रहे हैं क्या, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, मैक्सिमम डेली डिमांड एंड फायर डिमांड और द मैक्सिमम आवरली डिमांड विच एवर इज हायर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा डी। वेरी गुड परफॉर्मेंस माय डियर स्टूडेंट, खुर्शीद, ऋषिकेश, कंवती, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर बताइए फटाफट से। कह रहा था कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आइंस इन द वाटर सैंपल इज एस्टिमेटेड बाय टाइट्रेशन विद। कह रहा है कि अगर आपको पानी के अंदर क्लोराइड आइंस निकालने हैं तो क्लोराइड आइंस हम पानी के अंदर कैसे निकालते हैं, पानी के अंदर क्लोराइड आइंस को निकालने के लिए, क्लोराइड आइंस की कंसंट्रेशन को पानी के अंदर निकालने के लिए हम लोग एक मेथड का यूज करते हैं एंड दैट मेथड इज कॉल्ड एज मोर्स मेथड। याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ले जाता है। मोर्स मेथड का यूज करते हैं जिसमें हम लोग बेटा पानी को टाइट्रेट करते हैं एक टाइट्रेंट के द्वारा। हम लोग क्या करते हैं, पानी को टाइट्रेट करते हैं एक टाइट्रेंट के द्वारा और उस टाइट्रेंट को हम लोग बोलते हैं, उस टाइट्रेंट को हम बोलते हैं बेटा सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज कॉल्ड एज AgNO3 सॉल्यूशन। हम लोग किसके द्वारा टाइट्रेट करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा टाइट्रेट करते हैं। और जो हम इंडिकेटर यूज करते हैं, द इंडिकेटर यूज्ड इज नन अदर देन पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर, दैट इज K2Cr2O7। कौन सा इंडिकेटर हम यूज करते हैं, वी यूज ए इंडिकेटर दैट इज कॉल्ड एज K2CrO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं, पोटेशियम क्रोमेट, K2CrO4 जिसको हम पोटेशियम क्रोमेट कहते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या हो जाएगा, K2Cr2O7, ये होता है पोटेशियम क्रोमेट। तो बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखना, स्टार बना देता हूं। तो पहला हम लोग बेटा कैसे करते हैं, मोर मेथड में सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट को यूजिंग पोटेशियम क्रोमेट एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोर मेथड। K2Cr2O7 नहीं बेटा, K2Cr2O7 नहीं, K2CrO4 जिसको पोटेशियम क्रोमेट कहते हैं। तो ये तो गलत कर दोगे, ये गलत कर दोगे, सारा खेल सी और डी में है। पोटेशियम
पोटेशियम क्रोमेट का यूज करते हैं, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। तो 31 का आंसर हो जाएगा सी। देखो कपिल गुप्ता बता रहे हैं डी, दीपक बता रहे हैं डी, खुर्शीद बता रहे हैं बी। अब बताओ कौन सा आंसर सही होगा? इसका ऑप्शन होगा बेटा सी, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बेटा? आगे बढ़े क्या? याद रखना, आज से गड़बड़ मत कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। Thank you so much, Kampati. Thank you so much. Keep coming in the class daily. You will be beneficial by the questions. Okay, not the questions. Also, you are not happy with the explanations. Kampati, you are only happy with the questions. Here, you are also happy with the explanation. 32 का बी। देखिए फ्लोराइड्स जो है पानी के अंदर, जो फ्लोराइड्स हैं, द फ्लोराइड्स इन द ड्रिंकिंग वाटर, द एक्सेस फ्लोराइड्स इन द ड्रिंकिंग वाटर, ज्यादा अगर फ्लोराइड्स हैं तो वो क्या करती हैं? तो याद रखिए, अभी फ्लोराइड्स की बात हो गई तो मैं बता देता हूं। पहला स्टेटमेंट है अप टू 1 मिलीग्राम पर लीटर। अगर पानी के अंदर 1 मिलीग्राम पर लीटर तक की आपके फ्लोराइड्स हैं तो ये बेटा हेल्पफुल होती हैं। अप टू 1 मिलीग्राम पर लीटर आपके फ्लोराइड्स पानी में होने चाहिए, नहीं तो आपकी जो डेंटल कैविटीज हैं, है ना, जो डेंटल कैविटीज हैं वो दरारें हैं दांतों में बनना शुरू हो जाएंगी। बेटा फ्लोराइड जो है दांतों में जो डेंटल कैविटीज बनती हैं, उन डेंटल कैविटीज को बनने नहीं देता है फ्लोराइड। तो फ्लोराइड कम से कम बेटा 1 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। नथिंग टू से, नथिंग टू से का मतलब क्या बेटा? ये कॉम्प्लीमेंट है या कुछ और है? अप टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, हेल्पफुल बिकॉज इट प्रिवेंट द डेंटल कैविटीज। if this fluoride concentration lies between 1.5 to 2 मिलीग्राम पर लीटर, अगर इस रेंज के बीच में है तो बेटा डीकलराइजेशन ऑफ द टीथ विल अकर। डीकलराइजेशन, कलर उड़ने लगता है बेटा दांतों का, डीकलराइजेशन ऑफ टीथ विल अकर अगर इतना फ्लोराइड है। और अगर फ्लोराइड कुछ ज्यादा ही है, मतलब फ्लोराइड की कंसंट्रेशन अगर 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है, तब यह देखा गया है कि आपका बेटा बोन्स में डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। क्या होना शुरू हो जाती है? देन देयर विल बी द डिफॉर्मेशन, देयर विल बी द डिफॉर्मेशन इन द बोन्स। जो हमारी बेटा हड्डियां है ना, वो बेटा टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं। इस हड्डियों के टेढ़ी मेढ़े होने को ही हम वून फ्लोरेसिस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बोन फ्लोरेसिस कहते हैं। क्लियर हो रही बात है ना? बोन फ्लोरेसिस हम कहते हैं, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्ब्रिटलमेंट ऑफ द बोन्स। तो इसलिए परमिसिबल लिमिट जो रखी गई है फ्लोराइड्स की जो परमिसिबल लिमिट रखी गई है वो 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम रखी गई है। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एनी अल्टरनेटिंग सोर्स आप बेटा 1.5 मिलीग्राम पर लीटर तक का फ्लोराइड वाला पानी पी सकते हैं। तो परमिसिबल लिमिट है बेटा 1 मिलीग्राम पर लीटर, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एनी अल्टरनेट सोर्स, किसी भी अल्टरनेट सोर्स के एब्सेंस में आप 1.5 मिलीग्राम तक का पानी पी सकते हैं। तो कह रहा है अगर एसिड फ्लोराइड्स होगी ड्रिंकिंग वाटर में तो क्या होगा बेटा? देखो ये डीकलराइजेशन ऑफ टीथ, ये जो टीथ का डीकलराइजेशन है ना, टीथ का डीकलराइजेशन इज कॉल्ड एज मॉटलिंग ऑफ टीथ। इसको हम बोलते हैं मॉटलिंग ऑफ टीथ। तो बेटा मॉटलिंग ऑफ टीथ मतलब कलर उड़ना चालू हो जाएगा, बोन्स का स्केलेटन चेंज होना चालू हो जाएगा, मतलब बोन फ्लोरेसिस हो जाएगी। तो 32 का हो जाएगा बी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ये सारा जो टर्म मैंने लिखा है ना, ये डेटा याद कर लीजिएगा। फ्लोराइड एक बहुत ही एवरग्रीन टॉपिक है जिस पर बेटा सवाल पूछा जाता है, तो याद रखिएगा बेटा, ये जो डेटा मैंने लिखाया है इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ रहे हैं, फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। और ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो एंड दे आर एंजॉयिंग द वीडियो, दे आर रिक्वेस्टेड टू लाइक दिस वीडियो।
All the students who are watching the video, they are requested to like the video if you are understanding. कपिल गुप्ता कह रहे हैं, कपिल गुप्ता का एक डाउट है कि कपिल गुप्ता का क्या डाउट है कि जो लीड है वो स्किन कैंसर कॉज करता है। तो लीड जो है बेटा बहुत टॉक्सिक माना जाता है, टिश्यूज के लिए और ऑर्गन्स के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक माना जाता है। जैसे सर आई एम ए थर्ड ईयर स्टूडेंट, प्लीज सजेस्ट मी टू गो फॉर गेट और ईएससी। इसके लिए कमवती आप मुझे सिविल बाई सिद्दीकी सर के चैनल पर बेटा मैसेज अभी कर दीजिए या फिर करिएगा, मैं आपको फुल गाइड करूंगा। देखो जो भी बच्चे मेरे अंडर में गाइडेंस में अगर तैयारी करते हैं उनको मैं जब तक एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता तब तक मैं पूरी तरीके से ओके यू डोंट अंडरस्टैंड द हिंदी, सो कमवती आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप नेम विद सिविल बाई सिद्दीकी सर। जस्ट सर्च सिविल बाई सिद्दीकी सर, just search civil by Siddiqui sir on the telegram group. You will get my channel, and on that channel just message me. I will fully guide my students what profession or what exam you want to be prepared. So till the date when you will not qualify the exam, I will personally will guide you, don't worry about it. So Kapil Gupta is saying कि जो लीड है वो स्किन कैंसर कॉज करता है, तो लीड बहुत टॉक्सिक माना जाता है, हार्ट के लिए सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है उसको खराब कर देता है। समझ आ रही बात? और जो सोर्स है लीड का वो कहां से मिलता है? जो गैल्वेनाइज्ड पाइप्स होते हैं ना बेटा, उन गैल्वेनाइज्ड पाइप से आपका जो है आपका बेटा लीड आपको मिलता है। समझ आ रही बात? तो लीड की जो परमिसिबल लिमिट है वो 0.01 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। द परमिसिबल लिमिट ऑफ लीड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.01। ओके, चलिए इस सवाल को करते हैं। हाउ मच ब्लीचिंग पाउडर having 20% chlorine is needed to disinfect 10,000 liters of water whose chlorine demand is this? What it should be ensured that after 1 hour of contact time 0.2 milligram per liter of chlorine is available. तो बेटा क्लोरीन डिमांड कितनी है? 1 है, और रेसिडुअल क्लोरीन कितनी दे रहे हैं? 1.2। इसका मतलब टोटल क्लोरीन आपने कितनी ऐड करी होगी? टोटल क्लोरीन डोज या टोटल क्लोरीन एडेड इज इक्वल टू किसके बराबर? क्लोरीन डिमांड। याद रखिएगा फॉर्मूला, टोटल क्लोरीन डोज या टोटल क्लोरीन एडेड इज इक्वल टू क्लोरीन डिमांड प्लस रेजिडुअल क्लोरीन। क्लोरीन डिमांड प्लस रेजिडुअल क्लोरीन, क्लोरीन डिमांड प्लस रेजिडुअल क्लोरीन। क्लोरीन डिमांड कितनी है बेटा? क्लोरीन डिमांड है आपकी 1 मिलीग्राम पर लीटर, क्लोरीन डिमांड है आपकी 1 मिलीग्राम पर लीटर प्लस रेजिडुअल क्लोरीन है 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। तो यहां पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.2 मिलीग्राम पर लीटर। आंसर आ जाएगा 1.2 मिलीग्राम पर लीटर। तो इतना क्लोरीन 1 लीटर में आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। 33 का सी आ रहा है किसी का। तो आप जो पानी ट्रीट कर रहे हैं वो 10,000 कर रहे हैं, तो 10,000 लीटर में आपको पानी कितना चाहिए? 1 लीटर में इतनी क्लोरीन चाहिए, तो 10,000 में आपको कितनी क्लोरीन ऐड करनी पड़ेगी? So total chlorine added in 10,000 liters is equal to कितना हो जाएगा? 1.2 into 10 to the power -6 kg per liter और multiplied by 10,000 लीटर्स। तो इससे 1 2 3 4 है ना, 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -6। तो 1.2 इंटू 10 की पावर -2 केजी, 10 की पावर -2 केजी लीटर से लीटर कट जाएगा। अगर इसको ग्राम में निकालेंगे तो ग्राम में आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 ग्राम आ जाएगा। ये कितना ग्राम आ जाएगा? सॉल्व करेंगे तो टोटल क्लोरीन 12 ग्राम आती होगी, क्योंकि आंसर ग्राम में ही दिया है। अब आपको दे रखा है बेटा क्या? आपको बेटा दे रखा है कि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर 20% अवेलेबल क्लोरीन है, आपको ब्लीचिंग पाउडर निकालना है। तो इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर हैज 0.2 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू
1/0.2 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यस और नो, इतना ब्लीचिंग पाउडर आपको चाहिए। ठीक है, बात समझ आ रही है क्या? तो आपका बेटा जो क्लोरीन 1 ग्राम, आपका क्लोरीन जो आपका अवेलेबल डाला गया है वो कितना डाला? 12 ग्राम। तो 12 ग्राम क्लोरीन को कितना ब्लीचिंग पाउडर चाहिए? 12 ग्राम ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्स इज इक्वल टू 12 ग्राम डिवाइडेड बाई 0.2 ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको हटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 ग्राम ऑफ, वैल्यू आपकी आ जाएगी बेटा 60 ग्राम ऑफ। तो ब्लीचिंग पाउडर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 60 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो बेटा पहले तो आपने आंसर गलत बताया था, तो इसका आंसर आ जाएगा 60 ग्राम आपको ब्लीचिंग पाउडर चाहिए होगा इतने पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। किसी ने बताया था क्या? किसी ने नहीं बताया था, एक बच्चे ने बताया था, कमवती ने बताया था, तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका डी। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। रोमिल यादव ने भी बताया था, वेरी गुड। कपिल गुप्ता ने भी बताया था, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज विद रिस्पेक्ट टू द स्लो सैंड फिल्टर्स एंड रैपिड सैंड फिल्टर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द स्लो सैंड फिल्टर्स एंड रैपिड सैंड फिल्टर्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको इसका आंसर बताना है 35 का। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज विद रिस्पेक्ट टू स्लो एंड रैपिड सैंड, स्लो सैंड फिल्टर्स एंड रैपिड सैंड फिल्टर्स। पहला क्या है? टू फिल्टर्स डिफर इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग द नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सैंड यूज्ड इन द फिल्टर मीडिया। कह रहा दो फिल्टर्स में जो डिफरेंस ये है वो इस बात के ऊपर डिफरेंस है कि दोनों वाली सैंड्स में जो आपका यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट है वो नॉन यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट आपका फिल्टर मीडिया में अलग अलग है। द टू फिल्टर्स डिफर इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग द नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सैंड यूज्ड इन द फिल्टर मीडिया। कह रहा है कि दो फिल्टर में जो डिफरेंस है वो पहला रीजन ये हो सकता है कि सैंड की जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है वो दोनों फिल्टर्स में अलग अलग है। सो पहला स्टेटमेंट तो बेटा सही हो जाएगा। रैपिड सैंड फिल्टर में सीयू की वैल्यू क्या होती है? सीयू की वैल्यू कम होती है, और स्लो सैंड फिल्टर में सीयू की वैल्यू ज्यादा होती है। सही बात है। दूसरा क्या है? टू फिल्टर्स डू नॉट डिफर, मतलब दो फिल्टर्स में इस कारण से डिफरेंस नहीं है। किस कारण से? डिफरेंस ऑफ द इफेक्टिव साइज ऑफ द सैंड यूज्ड इन देम। दोनों फिल्टर में इस बात पर डिफरेंस नहीं है कि आप इफेक्टिव साइज कौन सा यूज कर रहे हैं। दोनों फिल्टर में इफेक्टिव साइज के ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं। स्लो सैंड फिल्टर में इफेक्टिव साइज की वैल्यू, सीयू की वैल्यू स्लो सैंड फिल्टर में क्या है? ज्यादा है, तो इफेक्टिव साइज कम होता है। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी बेटा। दो फिल्टर के अंदर इफेक्टिव साइज का भी आपका डिफरेंस होता है। उसके बाद टू फिल्टर्स डिफरेंस इन रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव अंडर ड्रेनेज सिस्टम। यस, स्लो सैंड फिल्टर में जो अंडर ड्रेनेज सिस्टम है उसका काम केवल और केवल पानी को फिल्टर्ड करके स्टोर करना है, लेकर जो है आपके वेल में लेकर जाना है। लेकिन बेटा जो रैपिड सैंड फिल्टर है उसका अंडर ड्रेनेज सिस्टम बेटा केवल और केवल पानी को कलेक्ट नहीं करता, केवल और केवल इनफिल्टर्ड वाटर को कलेक्ट नहीं करता है, वो बेटा क्या करता है? वो बैक वॉशिंग भी करता है, बैक वॉशिंग के काम भी आता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है? टू फिल्टर्स डिफर इन रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्ट रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन। सही बात है, दोनों का रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। ये बात भी आपकी सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, चौथा स्टेटमेंट सही है। समझ पा रहे हैं क्या? ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो 1, 3 एंड 4 इज ट्रू। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। 35 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। वेरी गुड दीपक, वेरी गुड दीपक। 35 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। टेल द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36।
थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन विच ऑफ द ट्रीटमेंट यूनिट द स्मुट जैक इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट यूनिट स्मुट जैक लेयर इज फॉर्म्ड। एक गंदी सी लेयर होती है, एक गंदी सी एक आपकी लेयर बन जाती है बेटा एक ट्रीटमेंट यूनिट पर, ऊपर पर एक लेयर बनती है। वो लेयर कौन सी ट्रीटमेंट यूनिट में बनती है? जिस लेयर को स्मुट जैक लेयर बोलते हैं। तो बेटा स्लो सैंड फिल्टर्स में ये आपकी लेयर बनती है, गंदी सी लेयर बनती है ना, उसी को हम लोग बेटा स्मोक डेक लेयर बोलते हैं, और वही लेयर इंप्योरिटीज को कैच करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा डी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर बेटा रोमिल यादव गलत बता दिया आपने। रैपिड सैंड फिल्टर में ये लेयर नहीं बनती है, ये लेयर बनती है बेटा स्लो सैंड फिल्टर में। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। Tell me the answer of question number 37. The score valves इसको ड्रेन ऑफ वॉल्व भी कहते हैं, है ना। स्कोर वॉल्व्स आर प्रोवाइडेड, स्कोर वॉल्व्स आप कहां प्रोवाइड करते हैं? स्कोर वॉल्व्स को हम ड्रेन ऑफ वॉल्व भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रेन ऑफ वॉल्व। क्या होता है ना कि हम जो पानी बेटा, हम जो पानी पाइप्स में ले रहे हैं, पाइपलाइन में जो पानी लेकर जा रहे हैं, तो पाइपलाइन में कुछ लोअर पॉइंट्स भी मिलेंगे, कुछ बेटा आपको टॉप पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो होता क्या है ना कि जब ये पानी पाइपलाइन सिस्टम से जाता है, तो इस पानी को हम ले कहां से रहे हैं? किसी लेक से ले रहे हैं, किसी रिवर से ले रहे हैं। और वो रिवर, उस लेक में पानी आया कहां से है? कैचमेंट से आया है। और उस कैचमेंट में पानी कहां से आया है? बेटा रन ऑफ वाटर है। तो जब वो पानी बेटा उस कैचमेंट एरिया पर मूव करता है, तो उस कैचमेंट एरिया के जो भी सेडिमेंट है, जो भी सिल्ट है, जो भी सैंड है, वो सारी की सारी फ्लो के साथ आ जाती है। सारी की सारी तो नहीं, कुछ अमाउंट ऑफ सिल्ट, कुछ अमाउंट ऑफ सेडिमेंट पानी के साथ आपका फ्लो करता है। वो आता किस में? रिवर्स में, लेक्स में। और लेक का पानी आप अपनी पाइपलाइंस में लेकर जा रहे हैं। तो होता क्या है ना बेटा कि पाइपलाइंस में लोअर पॉइंट्स पर, जहां पर पानी लोअर पॉइंट से होकर जाएगा, वहां पर ये सेडिमेंट डिपॉजिट होना शुरू कर जाते हैं। जैसे जैसे डिपॉजिट होंगे, वैसे वैसे पाइप का एरिया कम होगा, पाइप की डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो इस गंदगी को निकालने के लिए, इस गंदगी को निकालने के लिए पाइपिंग सिस्टम के सबसे लोएस्ट पॉइंट में हम लोग एक तरीके का वॉल्व यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर वॉल्व। जिसको हम क्या बोलते हैं? सच वॉल्व इज कॉल्ड एज स्क्वायर वॉल्व, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रेन ऑफ वॉल्व। इसको स्क्वायर वॉल्व भी कहते हैं, और इसको हम लोग ड्रेन ऑफ वॉल्व भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर हम क्यों यूज करते हैं? स्ट्रीट के कॉर्नर्स पर फ्लो करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। नहीं बेटा, फ्लो को कंट्रोल करने के लिए तो हम स्ल्यूस वॉल्व का यूज करते हैं। अगर पानी के फ्लो, घरों में आपने देखा होगा ना कि एक पाइपलाइन में आपने एक स्ल्यूस वॉल्व में घुमा घुमा कर चलाते हो, तो वो वॉल्व क्या है? वो वाल्व फ्लो को कंट्रोल करता है। कभी आप चाहते हो पानी बिल्कुल ना फ्लो करे तो बंद कर देते हो, पानी फुल स्पीड से फ्लो करे तो आप खोल देते हो, पानी स्लो स्पीड से फ्लो करे तो आप आधा बंद कर देते हो। तो बेटा फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो पाइप्स आप घरों में यूज करते हैं, अपने सिस्टम्स में यूज करते हैं, उसको स्ल्यूस वाल्व कहते हैं, उसको बेटा स्क्वायर वाल्व नहीं कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है? एट एवरी डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब एट एवरी लोएस्ट पॉइंट एंड द डेड एंड्स टू ड्रेन आउट द वेस्ट वाटर दैट में कलेक्ट देयर। क्या करने के लिए? जो गंदा पानी है, जिसमें सिल्ट है, जिसमें सैंड है, जो कि डिप्रेशन और लोअर एंड्स पर बेटा आपका बेटा स्टोर हो जाता है, उस गंदे पानी को हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर वाल्व का यूज करते हैं, जिसको ड्रेन ऑफ वाल्व भी कहते हैं। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 37 का ऑप्शन हो जाएगा बी। वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताएंगे सब लोग।
Tell me the answer of question number 38. The horizontal tunnels constructed at the shallow depth along the banks of a river to intercept the groundwater are called as. बताइए। तो क्या होता है ना, हम लोग शैलो डेप्थ पर हम लोग ग्राउंड वाटर के पानी को शैलो डेप्थ पर हम लोग ग्राउंड वाटर के पानी को इंटरसेप्ट करने के लिए, खींचने के लिए हम लोग छोटी छोटी टनल्स बना लेते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल टनल्स बना लेते हैं, हॉरिजॉन्टल अंदर की तरफ ऐसे टनल्स बनाते हैं, और इन्हीं टनल्स को हम बोलते हैं, इन्हीं टनल्स को, हॉरिजॉन्टल टनल्स को हम बोलते हैं, ऐसी टनल्स होती हैं, इन टनल्स को हम बोलते हैं बेटा इनफिल्ट्रेशन गैलरीज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा आपका बी। वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने आंसर बताया, दीपक ने बताया, कपिल ने बताया। अब सब लोग फॉर्म में आते जा रहे हैं, तो एग्जाम को बढ़िया तरीके से फोड़ के आएंगे। फॉर्म में आ जाता है बच्चा तो फिर फोड़ आता है। वेरी गुड दीपक, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? द पॉपुलेशन लेवल्स ओवर 5 डिकेड्स ऑफ ए स्मॉल टाउन आर गिवन बिलो। है ना, ये आपको ईयर दे रखा है, पॉपुलेशन दे रखी है, ईयर दे रखा है। 5 डिकेड्स, एक डिकेड में कितने साल होते हैं? एक डिकेड में 10 साल होते हैं। तो आपको बेटा पिछले 50 साल या 5 डिकेड की पॉपुलेशन किसी स्मॉल टाउन की दे रखी है। तो द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन द ईयर 2020 एस्टिमेटेड बाय द अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। कह रहा 2000 तक की पॉपुलेशन दे रखी है, आपको 2020 की पॉपुलेशन आपको निकालनी है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड AIM के द्वारा। फटाफट से सॉल्व करो और बताओ। आपको ये बात तो पता है ना बेटा, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में हम जो पॉपुलेशन निकालते हैं किसी भी एन डिकेड की, वो कैसे निकालते हैं? दैट इज इक्वल टू P0 प्लस n टाइम्स ऑफ x बार, x n टाइम्स ऑफ x बार। P0 क्या होता है अगर आपको याद हो? P0 होती है लास्ट नोन पॉपुलेशन। मैं पूरा फॉर्मूला याद रिवाइज करा देता हूं। P0 होती है लास्ट नोन पॉपुलेशन। P0 इज बेसिकली द लास्ट नोन पॉपुलेशन। Pn क्या है? Pn is the population after n decades. Pn is the population. Pn is the population after n decades. After n decades, population after n decades of last known population. Last known population से कितने डिकेड के बाद की पॉपुलेशन होती है? Pn। n क्या है? n a number of decades, n a number of decades between last known population, between last known population and future population। जब आपको पॉपुलेशन निकालनी है तब, और आप लास्ट नोन जो पॉपुलेशन है उसके बीच नंबर ऑफ डिकेड्स। और x बार क्या है? x बार इज द एवरेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, समझ आ रही बात? सब निकाल लेंगे। तो अगर हम देखें लास्ट नोन पॉपुलेशन कितनी है, वो आपको 2000 की दे रखी है। मतलब आपको P0 की वैल्यू दे रखी है बेटा कितनी? दैट इज इक्वल टू 4,90,000। कितनी दे रखी है? 4,90,000। आपको बेटा 2020 में पॉपुलेशन निकालनी है, तो मतलब लास्ट नोन पॉपुलेशन 2000 की दे रखी है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके जो नंबर ऑफ डिकेड्स होंगे वो कितने होंगे? 2। आपको केवल x बार निकालना है, तो x बार के लिए क्या करेंगे? x बार निकालने के लिए बच्चे क्या करेंगे? टेबल बना लेंगे। फटाफट से टेबल बना लेंगे। तो उस टेबल में क्या लिख लेंगे? उस टेबल में लिख लेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो यहां लिख लेंगे बेटा इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यहां लिख लेंगे बेटा इंक्रीज इन पॉपुलेशन। कितना इंक्रीज हुआ? यहां पर x1 जो मिला वो मिला आपको कितना? दैट इज इक्वल टू 2,80,000 में से अगर आप 50,000 2,50,000 माइनस करेंगे तो 30,000 मिलेगा क्या? इसी तरीके से x2 कितना मिलेगा? x2 मिलेगा 28 और 6 34, दैट इज इक्वल टू 60,000। इसी तरीके से x3 कितना मिलेगा? 34 और 10 44, दैट इज इक्वल टू 80,000। और इसी तरीके x4 कितना मिलेगा? x4 इज इक्वल टू 70,000। अभी जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन आई है इसी का एवरेज निकाल लीजिए। तो एवरेज कितना होगा? 30,000। किसी का आंसर आया? 39 का सी आ गया एक बच्चे का, देखते हैं
60,000 प्लस 80,000 प्लस 70,000 और बेटा डिवाइड कर देंगे किससे, डिवाइडेड बाई 4। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितनी आ रही है बताइए बेटा, 6 और 3 9, 9 और 8 कितना होता है, 9 और 8, 9 और 10 होता है, 9 और 8 कितना हो गया 27, 27 और 7 कितना हो गया 27 और 7 34। तो ये हो गया आपका 3,40,000 डिवाइडेड बाई 4। बताइए वैल्यू आ रही है 90,000, 90,000, 1,00,000, 1,70,000, 1,00,000, क्या हो गया एक सेकंड, 8 और से 15 तो 1,50,000 हो गई, 1,50,000 मतलब ये हो गया आपका 60,000, तो 2,00,000, 2,10,000 और 3 और 24,000 आ जाएगी, 2,00,000, 2,40,000 आ जाएगी, ये 2,40,000 आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 60,000। वेरी गुड। तो फॉर्मूले में रख दीजिए बेटा, फॉर्मूला तो पता ही है ना, सारी वैल्यू रख दीजिए। तो फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको पॉपुलेशन 2020 की कितनी मिल जाएगी, लास्ट नोन पॉपुलेशन है बेटा 4,90,000, 4,90,000 प्लस एंड नंबर ऑफ डिकेड्स कितने हैं 2, और इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितनी है 60,000। तो 1,20,000 आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो 1,20,000 ऐड करेंगे, 1,00,000 ऐड करेंगे तो 5,90,000 हो जाएगी। तो 6,10,000 पॉपुलेशन आ जाएगी इसकी। आप तो बेटा बी बता रहे थे, तो इसका आंसर कुछ बच्चे 39 का आंसर किसी ने बताया था, 39 का सी बताया था, हाँ बिल्कुल सही बताया था, रोमिल ने बताया था 39 का आंसर सही। तो 39 का आंसर आएगा 6,10,000। I hope you understand this question. This question is easy and can be easily done. समझ आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेटा कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई डाउट है। इफ यू हैव एनी डाउट तो फटाफट से कमेंट करके बता देंगे, पूरा सॉल्यूशन मैंने यहां पर कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए फटाफट से। टेल द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। सब क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बता दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। द मैक्सिमम सेफ परमिसिबल लिमिट ऑफ सल्फेट्स इन डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। बताइए। द मैक्सिमम सेफ परमिसिबल लिमिट ऑफ सल्फेट्स इन द डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में सल्फेट्स की परमिसिबल लिमिट कितनी होती है? तो बेटा आपको याद आना चाहिए कि सल्फेट्स की जो परमिसिबल लिमिट्स है, गेट में भी एक बार सवाल पूछा गया ये और सदाबहार हर एग्जाम में पूछा जाता है। परमिसिबल लिमिट होती है बेटा 200 मिलीग्राम पर लीटर, लेकिन एक परमिसिबल लिमिट आपकी बेटा 400 मिलीग्राम पर लीटर भी होती है। लेकिन ये 400 मिलीग्राम पर लीटर कब होती है? 400 मिलीग्राम पर लीटर आपकी बेटा परमिसिबल लिमिट तब होती है इन द एब्सेंस ऑफ एनी अल्टरनेट सोर्स। तो अगर आपको 400 भी दे रखा है, 200 भी दे रखा है, तो आप 200 ही मार के आ जाना, क्योंकि बेटा 400 तो एक एक्सेप्शन केस है, जब बेटा आपको पानी का कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं होगा, तब लिमिट होती है 400 तक का पानी पी सकते हो, और अगर सोर्स अवेलेबल है तो आंसर हो जाएगा 200। तो यहां पर 400 दे भी नहीं रखा था, ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका बी। वेरी गुड। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अल्टरनेट सोर्स वैल्यू होती है बेटा 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। टेल द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बता दीजिए।
41 का बता रहे हैं डी। तो सवाल क्या है, मैच द लिस्ट वन इम्प्योरिटीज हैं एंड लिस्ट टू उनके प्रभाव हैं एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो बेटा कई सारे बच्चों ने 41 का आंसर, एक ही बच्चे ने बताया है, कपिल ने ही इसका आंसर बताया और किसी ने इसका आंसर बताया ही नहीं। तो सवाल क्या है, डिसॉल्व्ड सल्फेट्स एंड द क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, डिसॉल्व्ड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसी तरीके से डिसॉल्व्ड फ्लोराइड्स ऑफ सोडियम और डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर। तो आपको तो बेटा पता ही है, अगर फ्लोराइड्स है तो डेंटल इंपेयरमेंट्स हो सकते हैं। तो सी का तो आपका 4 हो जाएगा। ये क्या है, सी का तो आपका 4 हो जाएगा। ये तो बेटा कोई बिना झिझक करके बोल देगा। तो बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, ठीक है। अब बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण क्या होता है ना, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण क्या होता है बताओ। ऑब्वियस सी बात है, एल्किनिटी होती है। तो बी का हो जाएगा आपका 3, तो बी का 3 हो गया। और बेटा सल्फेट्स और क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्या होता है, हार्डनेस होती है, वो भी परमानेंट हार्डनेस होती है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ए का तो 1 हो जाएगा। तो ए का 1 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 4 हो गया, एंड डी का क्या हो जाएगा, डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मटेरियल, क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41 इज डी। बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 41 का आपको सवाल समझ आया क्या, सवाल समझ आया क्या बेटे। डी इज करेक्ट। तो डी तो ही बताया था। जब मैं बता देता हूं तब क्यों बताते हो बेटा, जब मैं पूरा सॉल्यूशन करा देता हूं उसके बाद आप आंसर बताते हो। कोरोजन के लिए डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसीडर करते हैं, मतलब कहने का क्या है, कोरोजन तो ऑब्वियस सी बात है। अरे बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कोरोजन होगी बेटा, है ना। ऑक्सीजन तो कोरोड करने की कोशिश करता। आ गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। रोमिल यादव क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए, बाकी सब बच्चे बताएंगे। आंसर द क्वेश्चन नंबर 42। द Ca2 plus concentration and Mg2 plus concentration of a water sample are 160 milligram per liter and 40 milligram per liter. The total hardness of this sample in terms of CaCO3 बताना है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको किसी भी कंसंट्रेशन को अगर CaCO3 में कन्वर्ट करना है, यहां तो हार्डनेस को कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, हार्डनेस एज, यहां मैं लिखूंगा हार्डनेस एज CaCO3। अगर आप हार्डनेस एज CaCO3 निकालें तो कैल्शियम के कारण है, मैग्नीशियम के कारण, तो क्या लिखेंगे बेटा, तो आप लिखेंगे बेटा कैल्शियम Ca2 प्लस की कंसंट्रेशन किस यूनिट में, मिलीग्राम पर लीटर, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2 प्लस, यस और नो। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, यस और नो। प्लस दूसरा कौन है, मैग्नीशियम है, तो कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस किस यूनिट में, मिलीग्राम पर लीटर, डिवाइड करेंगे किससे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस, और बेटा किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। समझ पा रहे हैं क्या। तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन कितनी है, दैट इज इक्वल टू 160। कैल्शियम का एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होता है 40, वैलेंसी है 2, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 50 प्लस मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन कितनी है आपकी 40, और मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम 12 होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है आपका 24 और वैलेंसी कितनी है 2 मल्टीप्लाइड बाई 50। 50 को कॉमन ले लीजिए तो ये वैल्यू आप इसको काटेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 20, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 और प्लस 40 डिवाइडेड बाई 12 और बेटा 50 को आप बाहर ले लीजिए। कितना आंसर आएगा, ये सॉल्व करिए, आंसर कितना आ रहा है। ये वैल्यू हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 50। तो ये जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 566.67 मिलीग्राम पर लीटर, 566.67 मिलीग्राम पर लीटर। द राइट आंसर इज 566.67 मिलीग्राम पर लीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा, बात समझ आई क्या? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका डी। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एफ्लुएंट फ्रॉम एन इंडस्ट्री ए हैज ए पीएच ऑफ 4.2. द एफ्लुएंट फ्रॉम द अनदर इंडस्ट्री हैज डबल द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, डबल द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन देन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम द एफ्लुएंट इंडस्ट्री ए। तो कह रहा था पीएच ऑफ द एफ्लुएंट फ्रॉम द इंडस्ट्री बी। तो आपसे क्या क्या दे रखा, जो दे रखा है उसको नोट कर लीजिए। कह रहा है जो आपका एफ्लुएंट है आपका ए इंडस्ट्री का, उसका आपको पीएच दे रखा है कितना, 4.2 पीएच दे रखा है 4.2, और बोल रखा है जो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन है, ठीक है, द एफ्लुएंट फ्रॉम द अनदर इंडस्ट्री बी हैज OH माइनस आयन कंसंट्रेशन डबल ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम द एफ्लुएंट ए। यस और नो? इतनी बात समझ आ रही है? आपको पीएच निकालना है इंडस्ट्री बी का। अगर आपको बी का पीएच निकालना है तो कहीं ना कहीं अगर बी का पीओएच मिल जाए तो काम हो जाएगा। बी का क्या हो जाए, पीओएच मिल जाए। तो अगर यहां से मैं एच प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालूं ए की, तो ए की एच प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10 टू द पावर माइनस 4.2। यस और नो? और आपने ये बात तो पढ़ी होगी, एच प्लस आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। तो यहां से OH माइनस ए की बात कर रहे हैं, तो ए की OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ए की OH माइनस आयन कंसंट्रेशन हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी है, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4.2। तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस 14 प्लस 4.2, ये हो जाएगा माइनस 9.8। तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ए की कितनी आ जाएंगी, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9.8। यस और नो? यहां पुट कर दीजिए OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। तो बेटा बी की OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, द OH माइनस आयन कंसंट्रेशन फॉर द बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर माइनस 9.8। ये आ जाएगा क्या? बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है बात? बहुत बढ़िया। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? मैंने जो बात लिखी बहुत बढ़िया। तो अगर मैं POH लिखूं, तो POH अगर B का लिखूं तो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू, या फिर ऐसा करो ना, सुनो ऐसा करो ना, अगर आप इसी तरीके से अगर आप H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालो B की, तो B की H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई
2 into 10 to the power minus 9.8. यस और नो? तो यहां से H प्लस आयन कंसंट्रेशन आपकी B की कितनी हो जाएगी, ऊपर ले जाइए, ऊपर जब लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस 9.8 और प्लस 14 मतलब 4.2. ये हो गया आपका 1/2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4.2. समझ पा रहे हैं क्या? अब लगा दीजिए पीएच ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आइन कंसंट्रेशन ऑफ बी. तो यहां से पीएच ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग, ठीक है, यहां रखिए 10 टू दी पावर माइनस 4.2 डिवाइडेड बाई 2. लॉग बेस कितना होता है, 10 होता है. तो पीएच ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस तो कॉमन ले लिया है ना, इसमें प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग ऑफ बेस 10 4.2 लॉग ऑफ बेस 10 टू दी पावर माइनस 4.2 और माइनस लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10. ऐसा लिख देंगे क्या? अब देखिए उसको नीचे ले आइए, तो इसको जब नीचे लेकर आएंगे तो पीएच ऑफ बी कितना हो जाएगा, माइनस 4.2 और माइनस 0.2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010. ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस से बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.2 प्लस 0.3010 और बेटा माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीएच जो आ जाएगा बी का पीएच जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4.50. द पीएच ऑफ बी कम्स आउट टू बी 4.50. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा 4. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 4.5. बात समझ आई क्या? सवाल समझ में आया क्या? सवाल समझ में आया तो फटाफट से बताइए. अगर सवाल समझ में आया तो फटाफट से बताइए बेटा. चलिए सवाल समझ आ गया. क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए. टेल द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44. आ गया. क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए फटाफट से. सब लोग क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, 44 क्या है? ए प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक with a length of 20 meter width, with length of 20 meter, width of 10 meter and depth of 3 meter is used in the water treatment plant to treat 4 million liters of water. The average temperature of the water is 20 degrees Celsius. The dynamic viscosity of water is this. Density of the water is this. Average specific gravity of the particle is this. Then the surface overflow rate of the sedimentation tank. तो आपको पता है सरफेस ओवरफ्लो रेट क्या होता है? एज वी नो द सरफेस ओवरफ्लो रेट दैट इज V नॉट इज इक्वल टू डिस्चार्ज. कितना आप डिस्चार्ज ट्रीट कर रहे हैं, दैट इज वाटर ट्रीटेड डिवाइडेड बाय प्लान एरिया. तो बेटा डिस्चार्ज आप कितना ट्रीट कर रहे हैं? आप कर रहे हैं 4 मिलियन लीटर्स पर डे. तो आपको ओवरफ्लो रेट निकालना है तो 4 इंटू 10 टू दी पावर 6 लीटर्स पर डे. लीटर्स को कन्वर्ट करेंगे दैट इज 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब पर डे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. डिवाइडेड बाय प्लान एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ. लेंथ है आपकी 20 और आपकी बेटा विड्थ कितनी है 10.
आप इसको सॉल्व करिए तो बताइए कितना आ रहा है। ये हो गया आपका 4000 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 10। तो ये जो वैल्यू आ रही है बेटा वी नॉट की, ओवरफ्लो रेट कम्स आउट टू बी 20 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। So the value of overflow rate, the value of overflow rate comes out to be, the value of overflow rate comes out to be A. ओवरफ्लो रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, समझ आ गया क्या? ओवरफ्लो रेट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। दैट इज ए ऑप्शन। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बता देंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? कह रहा है इफ लॉकुलेशन टैंक, कह रहा है इफ लॉकुलेशन टैंक contains 1800 meter cube of water which is mixed using the pedals at a average velocity of g of 100 per second. The water temperature and the corresponding dynamic viscosity are this and this. The theoretical power required to achieve the stated value of g up to 1 decimal place. तो आपको निकालना है g की वैल्यू। तो आपको कह रहा है फ्लोकुलेशन टैंक के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, या उसको वॉल्यूम ऑफ टैंक भी बोलते हैं, तो द वॉल्यूम ऑफ टैंक और द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1800 मीटर क्यूब। ओके, और जो डायनेमिक विस्कोसिटी आपको दे रखी है वो दे रखी है 0.789 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये दे रखी है। आपको जी दे रखा है 100 पर सेकेंड, तो आपसे पावर पूछी गई है। अगर आपको याद हो बेटा तो जी का फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी अपॉन म्यू इंटू वी, स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो गया जी स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन म्यू इंटू वी। तो यहां से पावर आ गई म्यू इंटू वी इंटू जी स्क्वायर। यस और नो? पावर इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी है 0.789 इंटू 10 टू द पावर -3। वॉल्यूम कितना है बेटा 1800 और मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू कितनी है 100 का स्क्वायर, दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 100। तो बेटा पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पावर निकालनी है तो पी की वैल्यू किस में आएगी, सब कुछ एसआई में रखा है तो आंसर भी एसआई में आएगा। मल्टीप्लाइड बाई 1800 मल्टीप्लाइड बाई एंड डिवाइडेड बाई 1000। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेटा आपकी 14, दैट इज इक्वल टू 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 14,202 वॉट। लेकिन अगर इसको 1000 से फिर डिवाइड कर देंगे तो पावर आ जाएगी 14.202 किलोवाट, 14.202 किलोवाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 14.20 किलोवाट। राइट आंसर वुड बी इक्वल टू 14.20 किलोवाट। हाँ, तो वॉट में आ रहा है 14,202, लेकिन अगर इस यहाँ ने अगर आप ध्यान से देखें तो इसने आंसर पूछा है किलोवाट्स में, तो किलोवाट्स में आंसर हो जाएगा 14.20 किलोवाट। ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। ये कह रहे हैं ये फॉर्मूला पढ़ा नहीं था। ये बेटा फ्लोकुलेशन टैंक जब आपने पढ़ा होगा तब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़िए। कह रहे सेडिमेंटेशन टैंक पर है इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज डिजाइंड फॉर ए फ्लो रेट ऑफ 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड।
The basin is rectangular with a length of 32 meter, width of 8 meter and depth of 4 meter. Assume that the settling velocity of these particles is governed by the Stokes law. Density of the particle दे रखा है, density of water दे रखा है, dynamic viscosity दे रखी है, acceleration दे रखा है. If the incoming water contains a particle of diameter 25 micrometer, ये mu है, 25 micrometer ये mu है, of size 25 micrometer micron, then the removal efficiency of the particle. तो देखो सबसे पहले तो आपको ओवरफ्लो, रिमूवल एफिशिएंसी क्या होती है? जिस पार्टिकल की बात कर रहे हैं उस पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ओवरफ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय 100. तो दो चीजें निकालनी पड़ेंगी. एक तो निकालना पड़ेगा ओवरफ्लो रेट. तो अगर ओवरफ्लो रेट निकालें तो ओवरफ्लो रेट होता है डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय प्लान एरिया, लेंथ इनटू विड्थ. तो बेटा डिस्चार्ज कितना है? डिस्चार्ज है आपका 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड. और बेटा लेंथ कितनी है? लेंथ आपको दे रखी है बेटा 32 और बेटा विड्थ आपको दे रखी है 8. तो यहां से आप जब निकालेंगे तो आपको फ्लो रेट, ओवरफ्लो रेट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? ये हो जाएगी 0.2 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 32. और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एमएम में कन्वर्ट करूं तो एमएम में ये वैल्यू आ रही है 0.7813 एमएम पर सेकेंड. ये वैल्यू आ जाएगी एमएम पर सेकेंड. ओके, तो ये V0 आ गया. अब सेटलिंग वेलोसिटी निकालनी है उस पार्टिकल की. कैसे निकालेंगे? दैट इज इक्वल टू d स्क्वायर गामा w डिवाइडेड बाई 18 म्यू मल्टीप्लाइड बाई GS माइनस 1. ऐसे ही तो होगा. तो सेटलिंग वेलोसिटी निकाल ली, सारी वैल्यू डाल दीजिए. साइज कितना है? सारी वैल्यू SI में डालोगे तो सेटलिंग वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड में मिलेगी. तो आप ऐसा करो ना, सारी वैल्यू आप SI में उसमें डाल दो क्योंकि सब CGS में दे रखी है. तो साइज आपको दे रखा है बेटा माइक्रोन में. तो माइक्रोन का मतलब हो गया 25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 मीटर. सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 25 इंटू 10 टू दी पावर -4 सेंटीमीटर. तो यहां रखेंगे 25 इंटू 10 टू दी पावर -4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर. गामा डब्ल्यू क्या होता है? रो इंटू जी. रो ऑफ वाटर कितना होता है ग्राम में? ग्राम वाले में वैल्यू आती है 981 और जी की वैल्यू कितनी, सॉरी एक तो रखो, ग्राम पर सीसी में वैल्यू कितनी होती है 1 रो डब्ल्यू और जी की वैल्यू हो गई 981. ओके, डिवाइडेड बाई 18. म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है ग्राम में? देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है 980. तो 981 लेने की जरूरत नहीं है. म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 0.01 और बेटा मल्टीप्लाई करेंगे GS माइनस 1. तो डेंसिटी पार्टिकल की दे रखी है, हो जाएगा 2.5 माइनस 1. तो यहां से अगर आप सेटलिंग वेलोसिटी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? निकालिए, सॉल्व करिए. ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 25. ये आंसर जो आएगा वो आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा. मल्टीप्लाइड बाई 980 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 डिवाइडेड बाई 18 और डिवाइडेड बाई 0.01. तो ये जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm. मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 mm से. तो जो सेटलिंग वेलोसिटी आ गई आपकी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी जो सेटलिंग वेलोसिटी जो मिल रही है वो मिल रही है 0.514 mm पर सेकेंड. ये मिल गई आपको ओवरफ्लो रेट, ये मिल गई आपको सेटलिंग वेलोसिटी. तब ये वैल्यू मिल गई तो अब एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? एफिशिएंसी ऑफ रिमूवल इज इक्वल टू उस पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ओवरफ्लो रेट. उस पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ओवरफ्लो रेट. इस पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी है 0.514 और बेटा ओवरफ्लो रेट हमने कितना निकाला है? अगर आप देखें तो ओवरफ्लो रेट हमने निकाला है 0.7813. ये वैल्यू है आपकी 0.7813 मल्टीप्लाइड बाई 100. मल्टीप्लाइड बाई 100 जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिवाइडेड बाई 0.7813
मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये जो वैल्यू आ रही है रिमूवल एफिशिएंसी जो आ रहा है वो आ रहा है बेटा 65.33%। रिमूवल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 65.33%। 65.33%। तो यहां पर सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन जो है वो क्लोजेस्ट ऑप्शन है आपका बेटा बी, तो 46 का ऑप्शन हो जाता है आपका डी। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 46 इज डी। बिल्कुल सही। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, आपका ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना प्यारा है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है द रॉ वाटर एंटरिंग एन आइडियल हॉरिजॉन्टल सेटलिंग टैंक हैव फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल 1 जिसकी सेटलिंग वेलोसिटी 3 है, पार्टिकल 2 जिसकी सेटलिंग वेलोसिटी आपकी 1 है। याद रखना जो सेटलिंग वेलोसिटी आपको दे रखी है, यूनिट नहीं लिखी, यह आपको दे रखी है बेटा मीटर पर आवर में। सेटलिंग वेलोसिटी दे रखी है मीटर पर आवर में, बहुत बढ़िया। और उसकी कंसंट्रेशन 200 है, दूसरे की सेटलिंग वेलोसिटी 1 है, उसकी कंसंट्रेशन आपकी इतनी दे रखी है, बहुत बढ़िया। कह रहा व्हेन द, कह रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है व्हेन द सरफेस ओवरफ्लो रेट ऑफ द सेटलिंग टैंक इज दिस, द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन द सेटल्ड वाटर। जो आपका पानी सेटल हुआ है ना, उस सेटल्ड वाटर में पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन क्या है। देखो दो साइज के पार्टिकल्स हैं, कोई भी साइज का पार्टिकल कब सेटल होगा, जब उसकी सेटलिंग वेलोसिटी ओवरफ्लो रेट के बराबर होगी या ओवरफ्लो रेट से ज्यादा होगी। तो वो पार्टिकल 100% सेटल हो जाते हैं जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी ओवरफ्लो रेट से ज्यादा या बराबर होती है। हम देख रहे हैं ओवरफ्लो रेट बेटा आपका है 3, है ना, और हमारे जो पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी है वो भी 3, यानी जो फर्स्ट टाइप का पार्टिकल है वो पूरा का पूरा सेटल हो जाएगा। मतलब जो पहले टाइप के पार्टिकल हैं क्या वो 100% रिमूव हो जाएंगे, यस और नो। ये तो 100% रिमूव हो जाएंगे, लेकिन जो दूसरा वाला पार्टिकल है उसकी सेटलिंग वेलोसिटी आपकी 1 है और ओवरफ्लो रेट बेटा 3 है, मतलब 1 से कम है। मतलब ये जो टाइप 2 वाला जो पार्टिकल है वो 100% रिमूव नहीं होगा। इसकी जो रिमूवल एफिशिएंसी होगी वो होगी आपकी ईटा, और ईटा की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, इस पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ओवरफ्लो रेट। इस पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी 1 है, ओवरफ्लो रेट 3 है, मतलब ये जो पार्टिकल जो आपका इस पार्टिकल का जो टोटल अमाउंट है केवल 33% ही रिमूव हो पाएगा। टोटल अमाउंट है बेटा 300, तो इसका मतलब इस पार्टिकल का कितना अमाउंट रिमूव होगा, 33%। 100% रिमूव होगा मतलब पार्टिकल्स कितने रिमूव होंगे, 200 के 200 रिमूव हो जाएंगे। अगर 33% रिमूव होगा तो यानी इस वाले पार्टिकल का कितना अमाउंट रिमूव हो जाएगा, जिसका अमाउंट 300 है, इसका बेटा रिमूव हो जाएगा आपका 33% मतलब 100 ग्राम। तो इसका मतलब टोटल जो पार्टिकल्स रिमूव होंगे, तो टोटल जो पार्टिकल्स रिमूव होंगे, पूछा जा रहा है कि कितना सेटल्ड वाटर में चले गए। सो टोटल पार्टिकल्स रिमूव्ड और द टोटल पार्टिकल्स इन द सेटल्ड वाटर। सेटलिंग वाटर तो आप लिख देते बेटा, माइनस करके निकालते। सेटल्ड जो पानी बैठ चुका है उसके अंदर कितना होगा, तो सेटल्ड वाटर के अंदर जो आपका बेटे सॉलिड्स होंगे वो कितने होंगे, 200 प्लस दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 300 ग्राम, 300 मिलीग्राम एक्चुअली, ये होंगे 300 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, 80। बात समझ आई क्या, बात समझ आई तो फटाफट से कमेंट या वीडियो को लाइक करके बताइए। अगर वीडियो में अगर आपको बात समझ आई तो फटाफट से लाइक और वीडियो को
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 48 को। कह रहा था पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ ए लोकेलिटी इज अफेक्टेड बाय, किसी भी लोकेलिटी की जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगी? हाँ, क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी, मैं बताता हूं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका बेटा, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका हॉट क्लाइमेट है, अगर आपका हॉट वेदर है तो ऑब्वियस सी बात है इवेपोरेशन खूब होगा, गर्मी खूब होगी, तो लोगों को पानी प्यास भी खूब लगेगी। लोगों की जो पर कैपिटा डिमांड है, जो वाटर डिमांड है, वो बढ़ जाएगी क्या? यस और नो? इसी तरीके से अगर आपका एक्सट्रीम वेदर है, अगर एक्सट्रीम कोल्ड है, एक्सट्रीम वेदर का मतलब, कहने का मतलब एक्सट्रीम कोल्ड है, टेम्परेचर बहुत कम है, उस केस में भी वाटर डिमांड बढ़ जाती है। क्योंकि बेटा क्या होता है, पाइप्स चोक हो जाते हैं ठंड के समय में, तो इस वजह से कुछ पानी हम टोटी में खोल कर रखते हैं। तो एक्सट्रीम कोल्ड में भी वाटर डिमांड बढ़ जाती है और हॉट वेदर में भी बढ़ जाती है। कह रहा क्या क्वालिटी के ऊपर वाटर डिमांड डिपेंड करेगी? यस, क्वालिटी के ऊपर भी आपकी वाटर डिमांड डिपेंड करती है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का पानी भेजेंगे तो जो कंज्यूमर है वो उस पानी को अलग अलग एक्टिविटीज को करने में यूज करेगा, पीने के लिए नहीं, फिर नहाने के लिए, धुलने के लिए, है ना, टब अपने स्विमिंग पूल में भी उसी पानी को भरवाएगा। तो क्वालिटी ऑफ वाटर को अगर आप बढ़ा देंगे तो अगेन आपकी वाटर डिमांड क्या हो जाएगी? अगर आप क्वालिटी बढ़ा देंगे, अगर क्वालिटी आप बढ़ा देंगे बेटा, अगर आप क्वालिटी बढ़ा देंगे, तो क्वालिटी आप बढ़ा देंगे, क्वालिटी ऑफ द वाटर अगर इंक्रीज हो गई तो बेटा जो डिमांड है, पानी की जो जरूरत है, वो लोगों में बढ़ जाएगी, है ना। चलिए इसी तरीके से, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर, इसी तरीके से क्या होता है आपका, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर आप कम प्रेशर पे पानी भेजेंगे तो लीकेज लॉसेस, थ्रेप लॉसेस क्या होंगे? कम होंगे। लेकिन अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर को बढ़ा दिया तो ऑब्वियस सी बात है आपके लीकेज लॉसेस, ऑब्वियस सी बात है आपके लॉसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। लॉसेस बढ़ जाएंगे तो डिमांड फिर से बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं क्या? तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी प्रभावित करती है, क्वालिटी भी प्रभावित करती है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर भी प्रभावित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी डी। वेरी गुड, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, दैट इज विच ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ए डिक्रीज इन द पर कैपिटा डिमांड। अभी हमने बताया था ना, अगर आप मीटरिंग सिस्टम यूज करोगे ना तो ऑब्वियस सी बात है लोग पानी को यूज करना कम कर देंगे, क्योंकि डर जाएंगे यार पैसा आएगा, पैसा जाएगा जेब से, तो वाटर डिमांड क्या हो जाती है? घट जाती है। ओके, गुड क्वालिटी करेंगे तो वाटर डिमांड बढ़ जाएगी, पहले ही बताया। बेटर स्टैंडिंग, अगर लोग हैं, बेटर स्टैंडर्ड है उनका, तो ऑब्वियस सी बात है फ्लशिंग सिस्टम होगा, टब में नहाते होंगे, है ना, उनके अलग अलग चोचले होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर डिमांड बढ़ जाएगी। हॉटर क्लाइमेट में भी वाटर डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन एक ही केस है जब वाटर डिमांड डिक्रीज होती है, वो केस है आपका ए। तो 49 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। वेरी गुड, 49 का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए, फटाफट से सॉल्व करिए। तो आपको एवरेज डेली कंजम्पशन दे रखा है, एवरेज डेली कंजम्पशन दे रखा है आपको इतना, तो कह रहा है मैक्सिमम डेली कंजम्पशन निकालिए। तो आपको पता है मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू क्या होती है? 2.7 टाइम्स ऑफ एवरेज दैट इज इक्वल टू एवरेज डेली डिमांड। तो ये हो गया 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 27
10,000 नहीं है, 1 लाख है, तो ये आ जाएगी आपकी 2,70,000 मीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन का 50 का आंसर हो गया आपका डी। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50 वुड बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया 50 क्वेश्चंस किए। इसके आगे का सेशन, इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट जो हम करेंगे वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। इसके आगे आप क्वेश्चंस करने आइएगा। मेगा मैराथन जो है 3 घंटे का था, कॉन्टिन्यूअसली आपने बहुत कुछ सीखा होगा। उम्मीद अनाउंसमेंट क्या है आपके लिए वो सुन लीजिए कि आपको 4 बजे, अभी 4 बजे शाम में हम लोग बेटा एक 30 मिनट्स जैसे हमने कल किए थे वैसे ही 30 मिनट्स 30 क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं। इसमें आज हम फिर बहुत ही बढ़िया बढ़िया एडवांस लेवल के सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को करेंगे। एक तरीके से टेस्ट जैसा ही होगा। तो इसलिए 30 मिनट्स एंड 30 ब्रेन स्ट्रॉमिंग क्वेश्चन के लिए 4 PM पर मिल जाइएगा। 4 PM पर आप मिलेंगे। कहां पर लिंक मिलेगा आपको? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, सिविल बाय सिद्दीकी सर, है ना। सिविल बाय सिद्दीकी सर ज्वाइन करेंगे। सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई बात करनी है, लिंक्स के रिगार्डिंग कोई बात करनी है, तो आप लोग लिंक्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि होली ऑफर चल रहा है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और मेरा कोड यूज करते हैं ES001 तो आपको 10% डिस्काउंट ही नहीं मिलेगा, आपको बेटा एक्स्ट्रा मंथ्स भी मिलेंगे सब्सक्रिप्शन में। जैसे मैं अगर आपको बता दूं बेटा, दैट इज अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं मेरे कोड के थ्रू, है ना, होली ऑफर, ये बेहतरीन ऑफर है और ये शुरू के 500 सब्सक्राइबर के लिए ही है ना। 500 के बाद ये नहीं मिलेगा। तो 6 मंथ्स में आपको 1 मंथ फ्री मिलेगा, 1 साल में आपको 2 मंथ फ्री मिलेंगे, 1.5 साल में आपको 3 मंथ फ्री मिलेंगे। अगर आप बेटा 2 साल का लेते हैं तो 4 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, और अगर आप बेटा 3 साल का लेते हैं मतलब 36 मंथ्स का लेते हैं तो आपको बेटा 6 मंथ्स आपको फ्री मिलेंगे। तो जो भी बेटा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, इतना बड़ा ऑफर आपको कभी मिल ही नहीं सकता। डिस्काउंट भी मिलेगा, ये आपको एक्स्ट्रा मंथ्स भी मिलेंगे। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आज ही कांटेक्ट करिए, क्योंकि ये जो ऑफर जो वैलिड है वो केवल और केवल कल तक वैलिड है, 29 मार्च तक वैलिड है। इसलिए फटाफट से जो है आप जो है सब्सक्रिप्शन लीजिए। कोई डाउट है तो सिविल बाय सिद्दीकी सर के चैनल पर कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप राइजिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। जल्दी मिलते हैं हम लोग शाम में 4 बजे अपनी बेहतरीन